यह क्या है? सिद्धार्थ को नहीं पता था कि यह मन का क्या है। हालांकि उसने इसमें से शक्तिशाली स्वर्गीय दाव ऊर्जा को महसूस किया। यह मां शिंगकोंग का जीवन सितारा मन का है। इसके अंदर स्वर्गीय दाओस के बारे में उनके जीवन की समझ है। इसमें इतनी ऊर्जा है कि आपके ड्रैगन ब्लड लीजन के सभी सदस्य इसे एक साथ समझ सकते हैं। एक बार जब वे इसके भीतर की ऊर्जा को समझ लेंगे तो स्वर्गीय दाव ऊर्जा का उपयोग करने की उनकी क्षमता अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में युद्ध करना सांस लेने जितना आसान हो जाएगा, जुआन मास्टर ने कहा। सिद्धार्थ चौंक गया। विभिन्न क्षेत्रों में युद्ध करना सांस लेने जितना आसान होगा? यह किस तरह की स्वर्ग विरोधी क्षमता होगी? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उनमें से प्रत्येक के पास कम से कम छठी श्रेणी के दिव्य की शक्ति होगी? सिद्धार्थ खुश हुआ, लेकिन फिर उसने जल्दी से कुछ सोचा और झिझक गया। मैं इस लाइफ स्टार बीड को स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों नहीं? जुआन मास्टर आश्चर्यचकित था। अगर मेरा अनुमान सही है, अगर यह लाइफ स्टार बीड एल्डर हॉल मास्टर को दिया जाता है तो उसके अपने वर्तमान अवरोध को तोड़ने और आपके स्तर तक पहुंचने की उच्च संभावना होगी, है ना? हाँ, उसके पास 30% संभावना होगी। जुआन मास्टर ने इसके बारे में सोचा और सिर हिला दिया। तो फिर आप इस लाइफ स्टार बीड को एल्डर हॉल मास्टर को दे सकते हैं। याद रखें, मैं इसे एल्डर हॉल मास्टर को दे रहा हूं। इसे किसी और को न दें, खासकर कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर को नहीं, सिद्धार्थ ने सावधानी से कहा। अगर जुआन मास्टर ने इसे कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर को दे दिया तो वह पागल हो जाएगा। इसे उसे क्यों दे दिया और अपने ड्रैगन ब्लड लीजन के लिए क्यों नहीं रखा? आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ आपकी ड्रैगन ब्लड लीजन एक राक्षसी स्तर तक बढ़ जाएगी, क्योंकि एल्डर हॉल मास्टर मेरे आदरणीय एल्डर हैं। मैं यह अवसर उन लोगों को देना चाहूंगा जिन्होंने मेरी मदद की है। इससे मेरा दिल बेहतर महसूस करेगा। तुम्हारा यह तर्क थोड़ा अटपटा लगता है। एक और कारण है। वह यह है कि मेरी आकांक्षाएं आपकी सोच से कहीं अधिक हैं। आपका क्या मतलब है? अगर ड्रैगन ब्लड लीजन इस लाइफ स्टार बीड को समझ लेता है तो स्वर्गीय दाव ऊर्जा की उनकी समझ बढ़ जाएगी और भविष्य में तोड़ना आसान हो जाएगा। उनकी लड़ाकू शक्ति भी राक्षसी हो जाएगी। मैं इन सब पर विश्वास करता हूं, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि जिस चीज के फायदे हैं उसके नुकसान भी हैं। जितना बड़ा फायदा उतना ही बड़ा नुकसान। और मेरा अनुमान है कि अगर ड्रैगन ब्लड लीजन इस लाइफ स्टार बीड का उपयोग करता है तो उनकी साधना का आधार कभी भी मां जिंगकोंग के समान स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, यह सही है। लेकिन फिर भी 13,000 से ज्यादा लोगों में से कम 10% लोग 100 साल के भीतर हॉल मास्टर के स्तर तक पहुंचने में सक्षम होंगे। क्या यह संतोषजनक नहीं है? जुआन मास्टर को अभी भी यह अकल्पनीय लगा। कितने प्रतिभाशाली लोगों ने पाया कि उनकी साधना का आधार राजा स्तर से पहले ही अटक गया। राजा स्तर तक पहुंचना ही उनका सपना होगा। यदि ड्रैगन ब्लड लीजन ने लाइफ स्टार बीड को पचा लिया तो वे निश्चित रूप से 10 वर्षों के भीतर राजा क्षेत्र तक पहुंच जाएंगे और वे 100 वर्षों में और भी उच्च क्षेत्रों पर हमला करने में सक्षम होंगे। उनमें से 10वां हिस्सा 1000 से ज्यादा लोगों का होगा। यह जानना जरूरी था कि जुआनतियान दाओ संप्रदाय में हॉल मास्टर्स के स्तर पर सिर्फ 100 से भी कम लोग थे। हालांकि सिद्धार्थ अभी भी ऐसी बात से असंतुष्ट था। ऐसा नहीं है कि शिष्य लालची है, लेकिन शिष्य प्रतीक्षा नहीं कर सकता। इसके अलावा मेरा लक्ष्य हॉल मास्टर्स का स्तर नहीं है। मेरा लक्ष्य इतना दूर है कि मुझे भी इसका पता नहीं है। यदि मेरे भाइयों के साधना आधार हॉल मास्टर स्तर पर अटके हुए हैं लेकिन मैं प्रगति करना जारी रखता हूं तो वे मेरे साथ नहीं रह पाएंगे। यह उन्हें मरने से भी बदतर महसूस कराएगा। हम सभी जीवन और मृत्यु के भाई हैं और हम एक दूसरे के दिलों को समझते हैं। वे युद्ध के मैदान में फंसने के बजाय मरना पसंद करेंगे। इसलिए यह जीवन सितारा मन का दूसरों के लिए एक खजाना हो सकता है, लेकिन यह ड्रैगन ब्लड लीजन के लिए एक जहर है। यह हमें नष्ट कर देगा, सिद्धार्थ ने कहा। जुआन मास्टर ने सिद्धार्थ को बहुत देर तक देखा। वह यह नहीं बता पाया कि सिद्धार्थ का लक्ष्य कितनी दूर था। अगर ड्रैगन ब्लड लीजन के सभी सदस्य हॉल मास्टर स्तर तक पहुंच गए तो वे मार्शल हेवन महाद्वीप में अपनी शक्ति स्थापित करने में सक्षम होंगे। उसे और क्या चाहिए था? क्या आपको सचमुच भरोसा है कि आपकी ड्रैगन ब्लड सेना उस स्तर को पार कर जाएगी? जुआन मास्टर ने पूछा। मुझे आश्वासन नहीं है, लेकिन कम से कम हमारा भविष्य अभी भी अज्ञात रहेगा। जब तक यह पत्थर में तय नहीं हो जाता तब तक असीमित संभावनाएं हैं। लेकिन अगर हम लाइफ स्टार बीड का उपयोग करते हैं तो हमारा रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा।
एक बार जब कोई व्यक्ति जानता है कि वह अपने जीवन की सीमा तक पहुंच गया है तो संघर्ष का कोई मतलब नहीं रह जाता है, सिद्धार्थ ने कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी दूर तक सोचोगे। ठीक है, तो मैं यह लाइफ स्टार बीड लियू कैंग को दे दूंगा। हालांकि क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुमने कुछ भी नहीं किया? मैं जुआन मास्टर थोड़ा शर्मिंदा था। एकमात्र अन्य चीज जो उन्होंने प्राप्त की थी वह कुछ कच्चा माल और अयस्क थे जिनका सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता था। आप बहुत विनम्र हैं। मैंने बिना किसी कारण के काम नहीं किया। ब्लड ड्रिंकर को किंग आइटम में पदोन्नत किया गया है, जो मेरी सबसे बड़ी फसल है। इसके अलावा इस लड़ाई ने मुझे हमला करने का एक नया तरीका देखने की अनुमति दी। महान लड़ाइयां हमेशा किसी के युद्ध के अनुभव के लिए फायदेमंद होती हैं। इसके अलावा मुझे मां जिंगकोंग के चेहरे पर थप्पड़ मारने का भी मौका मिला। यह वर्तमान में मेरा सबसे बड़ा थप्पड़ है, सिद्धार्थ ने इशारा करते हुए कहा। जुआन मास्टर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। सिद्धार्थ का वह थप्पड़ युगों युगों तक गूंजता रहेगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और शायद भविष्य में भी ऐसा कोई नहीं होगा। तो फिर यह कैसा रहेगा? आप सीधे जुआनतियान दाओ संप्रदाय के आधे युआन आत्मा मोती और युआन आत्मा पत्थर ले सकते हैं, जुआन मास्टर ने एक पल के लिए विचार करने के बाद कहा। अगर किसी और ने यह सुना तो उनके जबड़े निश्चित रूप से जमीन पर गिर जाएंगे। जुआन मास्टर वास्तव में सिद्धार्थ को संप्रदाय के आधे संसाधन देने के लिए तैयार थे। पैसे खर्च करने का वह तरीका बिल्कुल भयानक था। लेकिन सिद्धार्थ ने अपना सिर हिला दिया। मैं आपकी दयालुता स्वीकार करता हूं, लेकिन सच में मैं जानता हूं कि जुआनटियन दाओ संप्रदाय इतना अमीर नहीं है, इसलिए मुझे इन संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हालांकि मैं इस बारे में बहुत निश्चित नहीं हूं, अगर मैं जुआनटियन दाओ संप्रदाय के संसाधनों का बहुत अधिक उपयोग करता हूं तो यह संप्रदाय के लिए दुर्भाग्य ला सकता है। सिद्धार्थ जुआन मास्टर के कार्यों के लिए उनका आभारी था, लेकिन स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के आगमन और उनके कार्यों के माध्यम से वह बता सकता था कि जुआनतियान दाओ संप्रदाय के पास उतनी संपत्ति नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। अब उसे एक बड़ी शक्ति की गंध आ रही थी जो कटुता से सहने की कोशिश कर रही थी। बस यह तथ्य कि जुआन मास्टर यह कहेगा पर्याप्त था। तुम्हें पता है? जुआन मास्टर चौंक गए। क्या सिद्धार्थ को पता था कि वह स्वर्ग विरोधी था? अन्यथा उसने वह अंतिम वाक्य नहीं जोड़ा होता। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या है। इससे पहले वरिष्ठ लिंग युनजी ने मुझे गुप्त रूप से एक सूक्ष्म चेतावनी दी थी, लेकिन मैं वास्तव में समझ नहीं पाया था। हालांकि जैसे जैसे मुझे अधिक से अधिक असफलताएं मिली, मुझे पता चला कि मैं चाहे जहां भी जाऊं, मैं एक बदकिस्मत सितारा हूं। मेरी सुंदरियां मर गईं, मेरे भाइयों ने खुद को बलिदान कर दिया। चाहे मैंने कितनी भी लड़ाई लड़ी हो, मैंने फिर भी काफी लोगों को फंसाया। इसलिए मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया है कि अदृश्य दुनिया में कुछ निर्दयी हाथ हैं जो लगातार मेरे भाग्य को मोड़ रहे हैं। जिस तरह से वरिष्ठ लिंग युनजी ने मेरी ओर देखा, उसी तरह से आप भी मुझे देख रहे हैं। आप दोनों कुछ चीजें जानते हैं, लेकिन आप मुझे नहीं बता सकते। हालांकि मैंने इसका थोड़ा सा अंदाजा लगाया है। सच में आपका सबसे चतुर निर्णय एक दर्शक बने रहना और मुझे चुपचाप देखना होना चाहिए था। आप जितनी अधिक मेरी मदद करेंगे, उतना ही आप मेरे द्वारा फंसाए जाएंगे। इसलिए जबकि मैं आभारी हूं कि आप मुझे संप्रदाय के आधे संसाधन देने के लिए तैयार हैं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे जुआनतियान दाओ संप्रदाय के संसाधनों को प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के तरीकों का उपयोग करके काम करना होगा, क्योंकि संप्रदाय के लिए बहुत अधिक परेशानी पैदा करने से बचने का यही एकमात्र तरीका है, सिद्धार्थ ने कहा। जुआन मास्टर ने उसके कुछ रहस्यों को स्पष्ट रूप से देखा था, लेकिन फिर भी वह उसके साथ इतनी बड़ी मात्रा में धन साझा करने के लिए तैयार था। ऐसा करने से कर्म का बहुत बड़ा जोखिम था। यही बात सिद्धार्थ को सबसे अधिक आभारी बनाती थी। जुआन मास्टर की इस कार्रवाई ने सिद्धार्थ को आखिरकार जुआनटियन दाओ संप्रदाय को अपना घर बना लिया। यह कार्रवाई मार्मिक थी, लेकिन सिद्धार्थ जानता था कि उसके आसपास के लोगों के साथ क्या हुआ था। अगर वह किसी पहाड़ पर निर्भर करता तो पहाड़ ढह जाता। अगर वह पानी के स्रोत का इस्तेमाल करता तो वह सूख जाता। वह जुआनटियन दाओ संप्रदाय को फंसाना नहीं चाहता था। जुआन मास्टर यह देखकर भावुक हो गए कि सिद्धार्थ इतना कुछ जानता था। इतनी कम उम्र में वह बहुत दबाव में था। वह इसलिए मजबूत था क्योंकि उसके पास मजबूत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जुआन मास्टर ने स्वर्ग विरोधी लोगों के बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। उसने इस पर इशारा करने की भी हिम्मत नहीं की। किसी व्यक्ति का साधना आधार जितना ऊंचा होता है,
स्वर्गीय दाओ उसके प्रति उतने ही संवेदनशील होते हैं। ऐसा लगता था कि उसकी हर हरकत स्वर्गीय दाओ की निगरानी में थी, इसलिए वह सीमा से थोड़ा भी आगे नहीं जा सकता था। सिद्धार्थ जुआन मास्टर के कमरे से निकलकर आंतरिक संप्रदाय चौक में प्रकट हुआ। जब वह प्रकट हुआ तो अनगिनत शिष्यों ने तुरंत उसे घेर लिया। जब सिद्धार्थ को जुआन मास्टर द्वारा ले जाया गया था तो ड्रैगन ब्लड लीजन ने आंतरिक संप्रदाय चौक में उसका इंतजार करने का फैसला किया था। यह देखकर अन्य आंतरिक संप्रदाय के शिष्य भी उनके पीछे चले गए। लेकिन यह सब नहीं था। जब तक वे काम नहीं कर रहे थे तब तक बाहरी संप्रदाय के शिष्य भी दौड़कर आए। यद्यपि बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के पास जुआनतियान दाओ संप्रदाय और स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय के शिष्यों के बीच लड़ाई को व्यक्तिगत रूप से देखने की योग्यता नहीं थी, फिर भी उन्होंने इसे एक प्रक्षेपित स्क्रीन संरचना के माध्यम से देखा था। पहले वे 4 राउंड हार गए थे, फिर उन्होंने 4 राउंड जीत लिए थे। फिर एक 7वीं रैंक का सेलेस्टियल सामने आया था और सिद्धार्थ ने उस भयानक प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया था। सभी शिष्य इतने उत्साहित थे कि वे लगभग पागल हो गए थे। शुल्क। जैसे ही सिद्धार्थ प्रकट हुआ, ड्रैगन ब्लड लीजन ने उसे घेर लिया और उसे हवा में ऊंचा फेंक दिया। लेकिन ड्रैगन ब्लड लीजन को उसे केवल कुछ बार ही पटकने का मौका मिला। उसके बाद अन्य शिष्यों ने उन्हें बाहर धकेल दिया। यहां तक कि कुछ शक्तिशाली महिला योद्धा भी थीं, जो पुरुषों के बीच से रास्ता बनाकर उनके साथ शामिल हो गईं। अरे, मेरी पैंट कौन खींच रहा है? सिद्धार्थ हवा से चिल्लाया। इन शिष्यों के उत्कट जुनून के सामने उसे विरोध करना बुरा लगेगा। हालांकि उसका सिर इधर उधर पटकने से चक्कर खा रहा था, फिर भी उसने उन्हें लंबे समय तक जारी रखने दिया। आखिरकार ड्रैगन ब्लड लीजन की सुरक्षा के साथ वह उनके घेरे से बच निकला और क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन पर लौट आया। लेकिन जैसे ही वह क्राउचिंग ड्रैगन पर्वत पर वापस लौटा, उनके भव्य द्वार शराब के बर्तन ले जाने वाले असंख्य शिष्यों से भरे हुए थे। क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन पर एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। यह उत्सव पूरे 1 सप्ताह तक चला और खाने पीने की सारी चीजें जुआनतियान दाओ संप्रदाय द्वारा निःशुल्क प्रदान की गईं। सभी ने यथासंभव खाने पीने की पूरी कोशिश की। यह उत्सव सिर्फ क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन पर ही नहीं मनाया गया। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों, बाहरी संप्रदाय के शिष्यों और यहां तक कि बुजुर्गों सहित पूरा दाओ संप्रदाय उल्लास की स्थिति में आ गया। इस युद्ध ने कई वर्षों से दबाए गए जुआनटियन दाओ संप्रदाय को आखिरकार अपना आक्रोश व्यक्त करने का मौका दिया। हर कोई खुश नहीं था। कानून प्रवर्तन हॉल के लुओ फैन को जरा सी भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी। जब वह बैठा था तो उसके चेहरे पर एक उदास भाव था। उसके बगल में एक बुजुर्ग खड़ा था। वह लुओ फैन का भरोसेमंद सहयोगी वाइस हॉल मास्टर था। लुओ फैन ने चाय का कप उठाया, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था और चाय का कप अचानक टूट गया। चाय हर जगह बिखर गई। लुओ फैन ने अपना हाथ घुमाया, जिससे सीधे टुकड़े टुकड़े हो गए। लियू कैंग निश्चित रूप से इस समय मुझ पर हंस रहा है। लुओ फैन की भौहें खड़ी थीं और उसने अपने दांतों को भींच लिया था। उसका चेहरा एक भयावह अभिव्यक्ति में बदल गया था। आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं। मूल रूप से हमारे कानून प्रवर्तन हॉल को पूर्ण लाभ था, लेकिन सिद्धार्थ के आने के बाद हमारे वर्षों के काम बर्बाद हो गए हैं। अब एल्डर हॉल अहंकारी हो रहा है। मुझे एल्डर हॉल सबसे ज्यादा नापसंद है। वे पाखंडी लोग सभी पाखंडी हैं। उन्होंने दाओ संप्रदाय के विकास में बाधा डाली है। चीजों को चरण दर चरण आगे बढ़ाने और शिष्यों की क्षमताओं के अनुरूप चीजें सिखाने के बारे में उनकी बकवास है। अगर हम कानून प्रवर्तन हॉल के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें सीधे युद्ध के मैदान में भेज देते हैं ताकि वे खुद को संयमित कर सकें, तो न केवल प्रतिभाशाली लोगों को जल्दी से चुना जाएगा, बल्कि इससे अंतहीन संसाधनों की भी बचत होगी। अगर दाओ संप्रदाय को उनके हाथों में छोड़ दिया जाता है तो यह बस स्थिर हो जाएगा, वाइस हॉल मास्टर ने असहाय होकर कहा। जुआन मास्टर का दिमाग उलझन में है। हर बार जब मैं सुझाव देता हूं या उनसे कहता हूं कि शिष्यों को बढ़ाने का यह तरीका गलत है, तो वे बस मुस्कुराते हैं और मुझे टाल देते हैं। वे यहां तक कहते हैं कि दाओ संप्रदाय की विरासत को इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता है, और जब तक मैं उन्हें कोई ऐसा उदाहरण नहीं देता जो उन्हें प्रभावित करे, वे इसे आजमाएंगे नहीं। लेकिन वे मुझे खुद को बढ़ाने का अधिकार या कोई शिष्य नहीं देते हैं। मैंने कुछ शिष्यों को बढ़ाने के लिए अपना पैसा खर्च किया, अपने काम के लिए भुगतान पाने के बजाय पैसे खो दिए, और इससे मुझे कुछ शक्ति मिली, लेकिन जुआन मास्टर ने अभी भी मुझे पर्याप्त अधिकार देने से इनकार कर दिया। और अब नरक शैतान रसातल पर अधिकार छीन लिया गया है। यह निश्चित रूप से उस कमीने लियू कैंग की गंदी चालों के कारण है। मैं बस जुआनटियन दाओ संप्रदाय के लिए काम करना चाहता हूं, लेकिन कमीने मेरा रास्ता रोकते रहते हैं।
भाड़ में जाओ, लो फैन और अधिक क्रोधित हो गया जब तक कि वह गालियां देने लगा। उस कमीने सिद्धार्थ ने मेरे इतने सालों के काम को बर्बाद कर दिया। काश मैं उसे कुचल पाता। लो फैन ऐसा लग रहा था जैसे वह सिद्धार्थ को काट कर मार डालना चाहता था। वाइस हॉल मास्टर बस देखता रहा कि लो फैन का गुस्सा कैसे बढ़ गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। क्या आपके पास आमतौर पर इतने चतुर विचार नहीं होते? अब आप चुप क्यों हैं? लो फैन ने अनजाने में चुप रहने के लिए अपना गुस्सा उस पर निकाला। वाइस हॉल मास्टर को ऐसा लगता था कि वह इस बात का आदी हो चुका था और वह नाराज नहीं हुआ। अभी हमारे नुकसान को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुम्हें पता है कि क्या करना है? यह सब बकवास है। मैं बहुत समय पहले ही सिद्धार्थ को मारना चाहता था, लेकिन उसकी प्रसिद्धि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहां तक कि जुआन मास्टर भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। उसके रवैये से यह स्पष्ट है कि वह उसे प्रशिक्षु के रूप में लेने की योजना बना रहा है। अगर मैंने उसे मार दिया तो मुझे मार दिया जाएगा, लो फैन ने गुस्से में कहा। वाइस हॉल मास्टर ने गंभीरता से कहा, किसी को मारने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? लो फैन ने पूछा। हॉल मास्टर, सिद्धार्थ एक काली भेड़ है जो दाओ संप्रदाय के विकास में बाधा डाल रही है। जोआंटियन दाओ संप्रदाय के नष्ट होने पर आपको कैसा लगेगा, इस बारे में सोचें। यदि आप सफल होते हैं तो आप संप्रदाय के शिष्यों को बढ़ाने के तरीके को पूरी तरह से सुधारने में सक्षम होंगे। आपकी वजह से दाओ संप्रदाय उस गौरव तक पहुंचेगा जो उसे मिलना चाहिए। भले ही आप मर जाएं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां आपके योगदान की प्रशंसा करेंगी। भले ही वे भूल जाएं कि जुआन मास्टर कौन थे, लेकिन वे आपको जरूर याद रखेंगे। आप ही हैं जो इस बात को सबसे अच्छी तरह से समझते हैं कि जुआनियन दाओ संप्रदाय का पतन कैसे हुआ है। अभी संप्रदाय पतन के कगार पर है और संप्रदाय को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इस पागल ज्वार को उलट सके। इसलिए आपको यह तय करने की जरूरत है कि ऐसा करना है या नहीं, वाइस हॉल मास्टर ने कहा। लो फैन बहुत देर तक चुप रहा। अंत में उसने अपना सिर हिलाया। यह संभव नहीं है। इस बारे में फिर से बात मत करना। हॉल मास्टर पाव उपसंप्रदाय गुरु ने इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन उसने अभी अपना मुंह खोला ही था कि लो फैन ने उसे एक थप्पड़ मारकर उड़ा दिया। मैंने पहले ही कहा था कि इस बारे में फिर से जिक्र मत करना। क्या तुम बहरे हो? लो फैन दहाड़ा। जैसी आपकी इच्छा, हॉल मास्टर। वाइस हॉल मास्टर जमीन से रेंगकर ऊपर आया और झुका। लो फैन ने उसकी आंखों में चमकती हुई विद्वेष की भावना नहीं देखी। उत्सव के ये 7 दिन बिना रुके चलते रहे। मुख्य पात्र के रूप में सिद्धार्थ को सभी आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों द्वारा एक एक करके शराब पीने की प्रतियोगिता में चुनौती दी गई। दूसरे लोग शराब पीने से पहले थोड़ा आराम कर सकते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। यह शराब मुफ्त थी और यह कीमती औषधीय शराब थी। यह शरीर के लिए बहुत फायदेमंद थी, इसलिए वे जितना संभव हो सके उतना पीने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शराब पीना अब साधना के समान माना जाने लगा था और हजारों शिष्यों द्वारा बार बार चुनौती दिए जाने के कारण सिद्धार्थ ने लगातार 7 दिनों तक शराब पी। अंत में वह और अधिक नहीं टिक सका और ढेर में गिर गया। उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और लगभग अपने पेट में शराब की एक छोटी सी झील भर ली थी। वह पूरे 3 दिन तक चैन की नींद सोया। सिद्धार्थ ने सबसे ज्यादा शराब पी, जबकि वाइल्ड ने सबसे ज्यादा खाया। उसने पूरे 7 दिन खाना खाया, जब तक कि आखिरकार दाओ संप्रदाय ने संदेश नहीं भेजा कि भोजन के लिए अनुरोध करने की कोई जरूरत नहीं है, अब कुछ भी नहीं बचा था। वाइल्ड ने जुआंटियन दाओ संप्रदाय द्वारा संग्रहित सभी व्यंजनों को खा लिया था। जब सिद्धार्थ उठा तो उसे अपने सिर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। यह बहुत ज्यादा औषधीय ऊर्जा का नतीजा था। जब वह अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि बाकी लोग भी उससे बेहतर स्थिति में नहीं थे। ड्रैगन ब्लड लीजन के कई योद्धा चलते समय लड़खड़ा रहे थे। उसने नाक सिकोड़ी। क्या शराब पीने की इतनी जरूरत थी? अगर उन्हें शराब चाहिए होती तो वे कभी भी खरीद सकते थे। उसे उन लोगों के लिए जरा भी हमदर्दी नहीं हुई जो अपना सिर पकड़े आगे पीछे लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्हें इतना पीने के लिए किसने कहा था? सिर्फ इसलिए कि शराब मुफ्त थी, इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें इतनी दूर जाना था। सिद्धार्थ क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन के पीछे पहुंच गया। वह आलस से एक चट्टान पर लेट गया और सूरज की किरणों में भीगते हुए दृश्यों का आनंद ले रहा था। ठीक उसी समय मेंग्क्यू और तांग वानेर उसके पास पहुंचे। मेंग्क्यू ने अपना हाथ हिलाया और उसके सामने एक बड़ा अंडा दिखाई दिया। सिद्धार्थ, देखो।
यह अंडे सेने वाला है, मेंक्वी ने उत्साह से कहा। मेंक्यू और तान वानैर को शराब पीना पसंद नहीं था। वे सिर्फ पहले दिन ही शामिल हुए थे और उसके बाद वे अपने काम पर लग गए थे। उस समय सिद्धार्थ अपने साथी शिष्यों को वीरतापूर्वक हरा रहा था, चिल्ला रहा था कि वह उन्हें 10,000 के मुकाबले 1 से हराएगा। मेंक्यू ने अंडे को पोषित करने के लिए काफी खजाने इकट्ठा किए थे और उसने इसके लिए सबसे अच्छी संभव चीजें खरीदने में एक बड़ी रकम खर्च की थी। अंडे पर सभी प्रकार के जादुई जानवर, सार रक्त, कीमती दवाइयां, क्रिस्टल कोर, आत्मा ताबीज और इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया गया था। इतने सारे पोषण के बाद अब अंडे पर अनगिनत रेखाएं चमक रही थीं। इससे आने वाले जीवन के उतार चढ़ाव और भी मजबूत होते जा रहे थे। यह इस बात का संकेत था कि बादलों का पीछा करने वाली स्वर्ग को निगलने वाली गौरिया अंडे से निकलने वाली थी। मेंक्यू ने सिद्धार्थ को सिर्फ इसलिए ढूंढा था ताकि वह दुनिया में उसके आगमन का गवाह बन सके। अंडे पर जिस जगह पर बहुत सारे रून फैले हुए थे, वहां दरारें दिखाई देने लगीं। उसके बाद उसमें से एक कोमल चोंच निकली। खोल का एक बड़ा टुकड़ा जमीन पर गिरा, धातु की आवाज के साथ खनकता हुआ। जैसे जैसे चोंच की आवाज बार बार गूंजती रही, खोल के और भी टुकड़े टूटते गए। आखिरकार खोल के अंदर एक नवजात शिशु दिखाई दिया। वह खोल से बाहर कूद गया और मेंक्यू पर हमला करने से पहले एक कोमल पक्षी की आवाज निकाली। लेकिन जैसे ही उसने कोशिश की, वह जमीन पर गिर गया। उसके पास अभी भी पंख नहीं थे और उसके नंगे पंख बार बार जमीन पर टकरा रहे थे क्योंकि वह मेंक्यू के पास जाने की कोशिश कर रहा था। सिद्धार्थ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह नवजात शिशु संघर्ष करते हुए अपने पैरों के नीचे की कठोर ईंटों को तोड़ रहा था। मैं यहाँ हूँ। अच्छा काम किया, मेंक्यू जल्दी से उसके पास गई और उसे सांत्वना दी। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति भी भेजी ताकि उसकी उत्तेजित भावनाओं को शांत किया जा सके। बादलों का पीछा करने वाला स्वर्ग निगलने वाला गौरिया अभी अभी अंडे से निकला था और फिर भी वह 10 मीटर लंबा था। उसके पंखों पर पहले से ही रून थे और जिस बल से उसके पंख जमीन पर थपथपाते थे, उसके आधार पर उसकी शक्ति शायद 6ठे दर्जे के जादुई जानवर को मारने के लिए पर्याप्त होगी। हालांकि मेंक्यू ने बच्चे को शांत कर दिया था, लेकिन वह उत्साह से चिल्लाता रहा। उसकी आवाज तेज और तेज होती गई। यह एक अच्छी आवाज थी, लेकिन यह इतनी तेज थी कि इससे उनके कान के पर्दे हिल गए। ठीक है, बस हो गया। लो, अपना पहला भोजन लो। मेंकी मुस्कुराई और उसके पंख को थपथपाया। शायद वह भूख के कारण रो रहा था, लेकिन अब उसका रोना बंद हो गया। वह टूटे हुए अंडों के छिलकों को खाने लगा। जब उसने टुकड़ों को निगल लिया तो सिद्धार्थ ने देखा कि उसके रून हल्के से चमकने लगे। उसके शरीर पर अभी भी चिपका हुआ चिपचिपा तरल पदार्थ तुरंत फीका पड़ गया। इसके अलावा ये शंख के टुकड़े, जो खजाने की वस्तु से भी अधिक कठोर थे, उसके मुंह में जाते ही उसकी सभी इंद्रियों से गायब हो जाते थे। कितनी भयानक भक्षण शक्ति! इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि इसे बादलों का पीछा करने वाली स्वर्ग निगलने वाली गौरिया कहा जाता था। जन्म के तुरंत बाद ही इसमें ऐसी भयानक भक्षण शक्ति थी। एक बार जब उसके सारे गोले खा लिए गए तो वह स्पष्ट रूप से अधिक जागृत दिखाई दिया। उसका शरीर अब साफ था और हालांकि वह अभी भी पंखहीन था, फिर भी उसमें एक दिव्य घोड़े की आभा का आभास था। उसके पंख हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। इसके बजाय उसने जमीन में एक बड़ा छेद कर दिया, जिससे सिद्धार्थ और बाकी लोग धूल से ढक गए। तुम अभी भी उड़ने के लिए बहुत छोटे हो। लो, कुछ स्वादिष्ट खाना खाओ। मेंक्यू ने अपने स्थानिक रिंग से एक व्यक्ति जितनी बड़ी गेंद निकाली। यह बड़ी गेंद औषधीय गोली के आकार की थी। यह एक विशेष पशु भोजन था जिसे बीस्ट टैमर्स अपने घरेलू पालतू जानवरों की जरूरतों के अनुसार बनाते थे। इसमें जादुई जानवरों की पिसी हुई हड्डियां और क्रिस्टल कोर थे, साथ ही सार रक्त भी था। इन चीजों के अलावा कुछ जरूरी पोषक तत्व भी थे जिनकी जादुई जानवरों को जरूरत थी। साथ ही कुछ खास मसाले भी थे जो उन्हें पसंद थे। इन खाद्य गेंदों को बनाना बीस्ट टैमर्स का एक बुनियादी कौशल था। मेंक्यू ने क्लाउड चेजिंग हेवन स्वैलोइंग स्पैरो के लिए सबसे अच्छी खाद्य गेंद बनाने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी। नन्हा बच्चा उत्साह से खाने लगा। वाह मालिक, आपने एक चिड़िया के घोंसले पर हमला किया। यह पंखहीन पक्षी इतना बदसूरत क्यों है? गो रैन को इस गड़बड़ी से आकर्षित किया गया था। अचानक बादलों का पीछा करते हुए स्वर्ग को निगलने वाली गौरिया ने अपनी चोंच खोली और गो रैन की ओर इशारा किया। गो रैन का शरीर तेजी से सिकुड़ गया और उड़कर उसके मुंह में चला गया। सभी लोग डर के मारे उछल पड़े। गो रैन को वास्तव में किसी अजीब शक्ति ने सीधे क्लाउड चेजिंग हेवन स्वैलोइंग स्पैरो के पेट में खींच लिया था।
यह इतनी तेज थी कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। गो रैन को यह भी समझ नहीं आया कि उसके पेट में जाने से पहले क्या हो रहा था। बादल उसे बाहर थूक दो, मेंक्वी चिल्लाई। बादलों का पीछा करते हुए स्वर्ग को निगलने वाली गौरिया ने अपना मुंह खोला और गुओ रान को थूक दिया। अभी वह अपने कवच में ढका हुआ था। बादल, तुम इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते। तुम्हें दोस्तों और दुश्मनों के बीच अंतर करना होगा, मेंकी ने डांटा। बादलों का पीछा करते हुए स्वर्ग को निगलने वाली गौरिया ने कुछ चहचहाहटें निकाली जो गलत लग रही थीं। इससे सिद्धार्थ और तांग वानर दंग रह गए। इस नवजात शिशु में पहले से ही इतनी उच्च बुद्धि कैसे थी? मेंक्यू ने बहुत देर तक ध्यान से सुना और खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। क्लाउड ने कहा कि गो रैन ने कहा कि यह बदसूरत है, इसलिए गो रैन एक बुरा व्यक्ति है। गो रैन पीला पड़ गया था। अभी अभी जब वह उसके पेट में समा गया था तो उसने एक अजीब सी ताकत महसूस की थी और उसने सहज रूप से अपना कवच तैयार कर लिया था। उसके कवच पर कई पतली दरारें उभर आई थीं। वे रेखाएं बहुत पतली थीं, मानो उसमें तार काट दिए गए हों। गो रैन का कवच राजा की वस्तुओं के स्तर की सामग्री से बना था। यह अविश्वसनीय रूप से कठोर था और हथियारों को इसे कोई नुकसान पहुंचाने में कठिनाई होती थी। यह अज्ञात था कि किस तरह के बल ने इन निशानों को जन्म दिया था। अगर यह मांस और खून का शरीर होता तो यह इतनी शक्ति कैसे सहन कर सकता था? क्या यह तुरंत फट नहीं जाता? बस इसके बारे में सोचते ही गो रैन की अभिव्यक्ति बदल गई। अभी अभी वह नरक के द्वार से गुजरा था। बादल का पीछा करते हुए स्वर्ग निगलने वाली गौरिया ने एक बार फिर चहचहाहट की और मेंकी हंस पड़ी। बादल का कहना है कि वह तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था क्योंकि तुमने उसे बदसूरत कहा था। वह वास्तव में तुम्हें खाने की कोशिश नहीं कर रहा था। सिद्धार्थ ने गो रैन के कवच पर निशान देखे और चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। बादलों का पीछा करने वाली स्वर्ग निगलने वाली गौरिया अभी अभी पैदा हुई थी, लेकिन उसके पास पहले से ही ऐसी भयानक शक्ति थी। यह वास्तव में एक पौराणिक अस्तित्व होने के योग्य था। क्लाउड पहले से ही आपसे बात करने में सक्षम है? सिद्धार्थ ने पूछा। हमारी आत्माएं आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर यह कुछ व्यक्त करना चाहती है तो मैं इसे समझ सकता हूं। अनुवाद 100% सही नहीं होगा, लेकिन कोई बड़ा विचलन नहीं होगा। क्लाउड चेजिंग हेवन स्वैलोइंग स्पैरो के रूप में यह अपने जन्मजात कौशल का उपयोग करता है, भले ही यह अभी अभी अंडे से निकला हो। इसके द्वारा निगला गया कोई भी मांस इसके भीतर की ऊर्जा के तंतुओं द्वारा टुकड़ों में काट दिया जाएगा। इसमें स्थानिक ऊर्जा और जन्मजात भक्षण क्षमता होती है, इसलिए विशाल जादुई जानवरों को भी एक ही घूंट में निगला जा सकता है। जहां तक एक परिपक्व क्लाउड चेजिंग हेवन स्वैलोइंग स्पैरो की बात है, यह अपना मुंह खोलकर 1000 मील के भीतर सभी जीवन रूपों को निगल सकता है। इसी कारण इसे हेवन स्वैलोइंग नाम दिया गया। मेंक्यू ने धीरे से उसके सिर पर थपथपाते हुए समझाया। बादलों का पीछा करने वाली स्वर्ग निगलने वाली गौरिया को मेंक्यू का लाड़ प्यार अच्छा लग रहा था। क्या यह कुछ ज्यादा ही भयंकर नहीं है? इसमें तो डर भी नहीं है, मेरा मतलब है यह पैदा होने के बाद से ही इतना शक्तिशाली है। गो रैन ने स्पष्ट रूप से नहीं पहचाना था कि यह क्या है, अन्यथा वह अपनी पिछली दुर्दशा में नहीं पहुंचता। क्लाउड चेजिंग हेवन स्वैलोइंग स्पैरो अभी एक नवजात शिशु था और यह वास्तव में थोड़ा बदसूरत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसके पंख उगने में कुछ समय लगेगा। एक भयानक विरासत वाले प्राचीन जानवर के रूप में क्लाउड चेजिंग हेवन स्वैलोइंग स्पैरो की वृद्धि की गति बहुत तेज नहीं थी। इसके लिए बहुत सारे संसाधनों की भी आवश्यकता थी। सिद्धार्थ, यह छोटा सा बच्चा हमें फिर से गरीब बना सकता है, मेंकी ने चिंतित होकर कहा। बादलों का पीछा करते हुए स्वर्ग को निगलने वाली गौरिया ने कुछ बार चहचहाहट की, जिससे मेंक्यू शर्मिंदा हो गई। उसकी बुद्धि वास्तव में बहुत अच्छी थी और वह मूल रूप से उसकी बातों को समझती थी। उसने कहा कि वह थोड़ा कम खा सकती है। इससे उसे गर्मजोशी और शर्म महसूस हुई। उस समय उस शक्तिशाली 10वें रैंक क्लाउड चेजिंग हेवन स्वैलोइंग स्पैरो ने उसे अपना एक बच्चा दे दिया था, केवल इसलिए क्योंकि वह असहाय थी। बादल का पीछा करते हुए स्वर्ग को निगलने वाली गौरिया को जन्म लेने के बाद समुद्र के बराबर संसाधनों की आवश्यकता होगी। आमतौर पर मां अपने स्वयं के सार रक्त का उपयोग भोजन के रूप में करती है, लेकिन 10वीं रैंक की क्लाउड चेजिंग हेवन स्वैलोइंग स्पैरो घायल हो गई थी और उसके पास दोनों बच्चों को पालने के लिए पर्याप्त सार रक्त नहीं था। उसके पास एक की बलि देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब उत्तेजना के एक पल के बाद मेंक्यू को एक गंभीर समस्या का एहसास हुआ। यह छोटा बच्चा इस समय बहुत भूखा था। ऐसा बहुत संभव है क्योंकि मां ने पहले ही उसे छोड़ने का फैसला कर लिया था
और इसलिए उसने कुछ समय बाद अपने सार रक्त को उस पर पर्याप्त रूप से खर्च नहीं किया था। इससे एक जन्मजात कमी पैदा हुई जिससे अब उसे जन्म के बाद असाधारण रूप से भूख लगती है। यह सच्ची भूख नहीं थी, बल्कि किसी तरह की ऊर्जा की कमी का नतीजा था। अपनी जन्मजात कमजोरी की भरपाई के लिए उसे ज्यादा संसाधनों की जरूरत होगी। अब वह बहुत भूखा था, इतना भूखा कि मेंगकी को भी बेचैनी होने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी भूख इतनी ज्यादा होगी। उसने जो खाना बनाया था वह भी पर्याप्त नहीं था। उसने कुछ और खाने की गेंदें निकाली। वे मूल रूप से भविष्य के लिए स्टॉक में थीं, लेकिन वह उसे इतना भूखा नहीं देख सकती थी। क्लाउड चेजिंग हेवन स्वैलोइंग स्पैरो ने आश्चर्यजनक रूप से भोजन की गेंदें नहीं खाईं। इससे मेंगक्यू और भी शर्मिंदा हो गई। एक जानवर वश में करने वाली के रूप में वह घर में पालतू जानवर भी नहीं पाल सकती थी। चिंता मत करो और इसे खा लो, मैं बाकी का प्रबंध कर लूंगा और तुम्हें भूखा नहीं मरने दूंगा, सिद्धार्थ ने क्लाउड को सांत्वना दी। अगर वह इतने छोटे बच्चे को पाल भी नहीं सकता तो वह किस तरह का आदमी होगा। अप्रत्याशित रूप से क्लाउड सिद्धार्थ की तरफ दौड़ा और खुशी से अपना सिर सिद्धार्थ से रगड़ने लगा। क्लाउड कहता है कि वह आपकी आभा को याद रखता है और आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन गोरैन बुरा है, इसलिए उसके साथ मत रहो, मेंगक्यू ने हंसते हुए कहा। गोरैन ने अपनी आंखें घुमाईं। क्या उसकी एकमात्र गलती इसकी प्रशंसा न करना नहीं थी? क्या यह मतभेद पैदा करने लायक था? सिद्धार्थ चौंक गया। उसने सोचा कि यह समझ में आता है कि आप सामान्य ज्ञान से इतनी प्राचीन प्रजाति का न्याय नहीं कर सकते। अगर उसे उसकी आभा याद है तो इसका मतलब है कि उसे तब की यादें हैं जब वह सिर्फ एक अंडा था। क्लाउड ने कई और जानवरों की गेंदें खा लीं। हालांकि उसने तान वानेर के साथ बहुत उत्साह से पेश नहीं आया। उसके लिए तान वानेर अभी भी एक बाहरी व्यक्ति था, लेकिन तान वानेर ने इसे बहुत प्यार किया, लगातार इसे सहलाया और क्लाउड ने मना नहीं किया। गोरान उनके अजीब रिश्ते को सुधारने की कोशिश करने गया और परिणामस्वरूप क्लाउड ने बस अपना मुंह खोला और वह डर के मारे भाग गया, धुएं के एक झोंके की तरह गायब हो गया, जबकि मेंगक्यू और तान वानेर हंस रहे थे। इसकी जो भी जरूरत हो उसे पॉइंट्स के साथ हासिल करो, पैसे कोई समस्या नहीं है। इसे स्वस्थ तरीके से बड़ा होने देना सबसे महत्वपूर्ण बात है और यह वरिष्ठों के भरोसे को वापस चुकाने का एकमात्र तरीका है, सिद्धार्थ ने मेंगक्यू से कहा। लेकिन क्लाउड के शरीर में कई क्षेत्रों में बहुत कमजोरी है। इसे ठीक करने के लिए बहुत सारे समायोजन और संसाधनों की आवश्यकता होगी, मेंगक्यू ने कहा। कितना? मेंगकी एक पल के लिए झिझकी और फिर अपने दांतों को भींच लिया। एक मोटे अनुमान के अनुसार सर्वोत्तम संसाधनों का उपयोग करते हुए शायद इसके लिए 5 अरब अंकों की आवश्यकता होगी। हालांकि वे काफी समय से तैयार थे, लेकिन सिद्धार्थ और तान वानेर दोनों ही सदमे में आ गए। वानेर, अब हमारे पास कितने अंक हैं? सिद्धार्थ ने पूछा। कुछ दिन पहले बहन किंग यू ने कहा था कि हमारे पास 4 अरब 800 मिलियन अंक हैं, क्योंकि हमारे अधिकांश अंक पहले से ही प्रत्येक व्यक्ति को वितरित किए जा चुके हैं। यदि हमारे पास पर्याप्त नहीं है तो हम उन्हें अपने अंक फिर से जमा करने के लिए कह सकते हैं, तान वानेर ने कहा। हालांकि उन्होंने उस लड़ाई में 10 अरब से ज्यादा अंक हासिल किए थे, लेकिन ड्रैगन ब्लड लीजन ने खुद को सबसे अच्छे हथियारों से लैस कर लिया था और सबसे अच्छे प्रशिक्षण कक्षों में प्रशिक्षण ले रहे थे। उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने अंक जल्दी से जला दिए। 10 बिलियन अंक एक चौंकाने वाली राशि थी, लेकिन जब वितरित किया गया तो यह 1 मिलियन अंक भी नहीं था। यह एक किंग आइटम पाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। गोरान भी बहुत पैसे खर्च करने वाला था। हालांकि उसके फोर्जिंग के लिए सामग्री झेंग वेनलोंग द्वारा भेजी गई थी, लेकिन चीजों को फोर्ज करने की प्रक्रिया में शिलालेख या दैवीय अर्क जैसी सभी प्रकार की पूरक सामग्री की आवश्यकता होती थी। सिद्धार्थ, क्या इससे पूरे ड्रैगन ब्लड लीजन के विकास पर असर पड़ेगा? मेंगक्वी ने चिंतित होकर पूछा। मूर्ख पत्नी, क्लाउड हमारा साथी है और ड्रैगन ब्लड लीजन का सदस्य भी है। इसकी शक्ति ड्रैगन ब्लड लीजन की शक्ति है। भले ही यह सिर्फ हमारे भविष्य के लिए हो, हमें क्लाउड को स्वस्थ रूप से बड़ा करने की आवश्यकता है। चिंता मत करो, हालांकि यह थोड़ा तंग होगा। मुझे लगता है कि थोड़ा समायोजन के साथ यह हमारी प्रगति को प्रभावित नहीं करेगा, सिद्धार्थ मुस्कुराया। मेंगकी को पत्नी कहे जाने पर शर्म आ गई और उसने सिद्धार्थ को घूर कर देखा, लेकिन इससे उसे गर्मजोशी का एहसास हुआ। हमें कैसे समायोजित करना चाहिए? मेंगक्यू ने पूछा। अभी ड्रैगन ब्लड लीजन के प्रत्येक सदस्य के पास काफी अंक हैं। यह उनके लिए अल्पावधि में पर्याप्त होना चाहिए, इसलिए हमें कुछ समय के लिए और अधिक देने की आवश्यकता नहीं होगी। जहां तक हमारे पास मौजूद अंकों की बात है, हालांकि यह पर्याप्त नहीं है,
अन्य विकल्प भी हैं। आवश्यक संसाधनों को उन चीजों में विभाजित करें जिन्हें संप्रदाय में अंकों के साथ खरीदा जाना है, और ऐसी चीजें जिन्हें हम अपने दम पर प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं आपको कीमती दवाइयां ला सकता हूं, और हम अपने दम पर जादुई जानवरों का मांस, क्रिस्टल कोर और हड्डियां प्राप्त कर सकते हैं। हमारे शिष्य कभी कभी तपाने के लिए बाहर जा सकते हैं, जिससे उनकी साधना के आधार को लाभ होगा और हमें लाभ होगा। हम उन चीजों को प्राप्त करने के लिए मिशन भी जारी कर सकते हैं जो सस्ती होनी चाहिए। इसके अलावा मैं अभी भी बाहरी संप्रदाय को औषधीय गोलियां बेचने से अंक प्राप्त कर रहा हूं, इसलिए अभी इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ, तुम वाकई कमाल हो। मेंक्यू और तांग वानेर ने उत्साह से सिद्धार्थ को गले लगाया, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ। उन्होंने उसे एक एक चुंबन भी दिया। जैसे ही सिद्धार्थ इस एहसास का आनंद ले रहा था, एक और मुंह सामने आया। अरे, तुम बहुत देर से आए हो। चलो मैं तुम्हें चूम लेता हूं। क्लाउड ने वास्तव में मेंक्यू और तांग वानेर के उदाहरणों से सीखा था। सिद्धार्थ जल्दी से उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा और चूम लिया। उसे डर था कि कहीं वह गलती से उसके पेट में न समा जाए। तांग वानेर और मेंक्यू हंसे। क्लाउड वाकई बहुत प्यारा था। वे दोनों उसके साथ खेलते रहे, जबकि सिद्धार्थ उदास गुओरान की ओर चला गया, जो दूर एक चट्टान पर बैठा था। चेहरे पर क्या है? ऐसा नहीं है कि किसी ने तुम्हें इतना कम बोलने के लिए कहा हो। सिद्धार्थ ने गुओरान के कंधे पर थपथपाया। बॉस, क्या इसलिए कि मैं अच्छे से बात करना नहीं जानता, इसलिए मैं किसी भी महिला को पसंद नहीं कर पाता? गुओरान ने पूछा। सच में, महिलाएं तुलनात्मक रूप से छोटी होती हैं, और तुम्हारा मुंह अनजाने में ही उन्हें क्रोधित करने में माहिर है। अभी जो हुआ, उसे उदाहरण के तौर पर लो। वह छोटा सा बच्चा मेंक्यू का घरेलू पालतू जानवर है, और तुमने कहा कि वह बदसूरत है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह मेंक्यू के चेहरे पर एक तमाचा है? मेंक्यू कोमल और अच्छी है, और उसे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। अगर उसकी जगह वानेर होती, तो वह तुम्हें लात मारकर उड़ा देती, सिद्धार्थ ने कहा। बॉस, अब जब आपने इसे इस तरह से रखा है, तो ऐसा लगता है कि वास्तव में यही मामला है। मुझे निश्चित रूप से अपने बात करने के तरीके को सुधारना होगा, गुओरान ने गंभीरता से कहा। लेकिन फिर सिद्धार्थ के अजीब भाव को देखकर उसने पूछा, बॉस, उन आंखों में क्या है? क्या आप मेरी बातों पर संदेह कर रहे हैं? सिद्धार्थ ने जोर से अपना सिर हिलाया। तुम मेरे भाई हो, इसलिए ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी बातों पर शक है। गुओरान मुस्कुराया। हाँ हाँ, ऐसे हैं मेरे बॉस। बात यह है कि मैं मूलतः उन पर विश्वास नहीं करता। सिद्धार्थ ने गुओरान के कंधे पर थपथपाया। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है। कभी कभी किसी व्यक्ति की कमियां उसके चरित्र को उसकी खूबियों से ज्यादा दर्शाती हैं। तुम हो तो क्यों बदलो? एक बार जब तुम खुद को बदल लोगे, तो क्या तुम तब भी गुओरान ही रहोगे? तुम मेरी प्रशंसा करते हो, इसलिए तुम मेरी नकल करते हो। क्या तुम जीवन भर मेरी परछाई बनकर रहने की योजना बना रहे हो? गुओरान नामक व्यक्ति के रूप में तुम्हारे अस्तित्व का क्या अर्थ होगा? अच्छी तरह से सुनो, कम से कम अगर तुम एक सपने जैसा दिखावा कर सको, तो भी इसका बहुत बड़ा अर्थ होगा। बॉस, मैं थोड़ा उलझन में हूं। क्या मुझे आपके शब्दों को प्रशंसा के रूप में लेना चाहिए? गुओरान ने पूछा। बेशक यह प्रशंसा है। क्या आपको नहीं लगता कि अपनी मेहनत और विकल्पों का इस्तेमाल करके एक गुमनाम व्यक्ति से अपनी वर्तमान ऊंचाई तक पहुंचना गौरव की बात है? बॉस, दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सभी मौजूदा उपलब्धियां सिर्फ आपकी वजह से हैं। तुम गलत हो। इस दुनिया में कोई भी तुम्हारी सच्ची मदद नहीं कर सकता। तुम्हारी मदद करने वाला एकमात्र व्यक्ति तुम ही हो। मेरे आसपास के लोगों में तुम ही सबसे कमजोर ताकत, सबसे कमजोर प्रतिभा, सबसे कमजोर नैतिकता वाले हो। सिद्धार्थ ने अचानक खांसी लगाई और आगे कहा, तुम्हारा शुरुआती बिंदु अन्य लोगों की तुलना में कम है, लेकिन तुमने अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता चुना। यह निश्चित रूप से एक संयोग नहीं है, इसलिए तुम्हें हीन महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वह तुम्हारी अपनी खामोश मेहनत और निवेश का नतीजा है। सिद्धार्थ ही वह व्यक्ति था जो गुओरान को सबसे बेहतर तरीके से समझता था। उसे इस तरह दिखावा करना इसलिए पसंद था क्योंकि उसके दिल में हीनता की भावना थी। उसे खुद को साबित करने की जरूरत थी। यही वजह थी कि वह चाहता था कि हर कोई उसे पहचाने। उसे यह एहसास अच्छा लगता था कि हर कोई उसे घूर रहा है, हर कोई उसकी पूजा और सम्मान करता है। लेकिन हीनता की भावना भी एक तरह का दिल शैतान था। अगर इसे मिटाया नहीं गया, तो यह भविष्य में समस्याओं का कारण बन सकता है।
इसलिए सिद्धार्थ ने आज उसे यह चेतावनी दी। बॉस, मैं समझ गया। मैं अपनी हीनता की भावना को त्याग दूंगा और सच्चा मैं बनूंगा। मैं किसी की नकल नहीं करूंगा। गो रैन ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। अच्छा, यह एकदम सही है, सिद्धार्थ ने प्रशंसा की। मैं गो रैन हूं। मैं हूं। आज से मैं हर दिन आत्मविश्वास के साथ मिलूंगा। मैं दुनिया को बताऊंगा कि जब पोज देने की बात आती है तो मैं गंभीर हूं, गो रैन ने रोते हुए कहा। क्या बकवास है? तुम्हें बचाना वाकई असंभव है। सिद्धार्थ ने सीधे गो रैन के सिर के पीछे थपकी दी, जिससे वह उस चट्टान से नीचे गिर गया जिस पर वह बैठा था। दुखी होकर गो रैन ने कहा, बॉस, क्या आपने मुझे आत्मविश्वासी बनने और खुद जैसा बनने के लिए नहीं कहा था? सिद्धार्थ ने बहुत देर तक आह भरी और खुद को शांत किया। आत्मविश्वासी लोगों को दिखावा करने की जरूरत नहीं होती। गो रैन उसकी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा था। कवच कैसे बन रहा है? सिद्धार्थ ने विषय बदल दिया। उसे डर था कि अगर वे इस विषय पर बात करते रहे तो वह अपना नियंत्रण खो देगा और उसे थप्पड़ मार देगा। मैंने उन सभी को पुनः प्रारंभ कर दिया है। क्यों? कुछ हजार सेट बनाने के बाद मैंने पाया कि मेरी शुरुआती फोर्जिंग विधि में बहुत सारी खामियां थीं। रून पर्याप्त रूप से सघन नहीं थे, न ही वे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से अनुरूप थे, जिससे कवच की रक्षात्मक शक्ति प्रभावित हुई। इसके अलावा मुझे हाल ही में एक सफलता मिली और मैंने इथरियल क्राफ्टिंग सीक्रेट रिकॉर्ड से एक तरह के मर्ज किए गए रून के बारे में सोचा। कुछ 100 प्रयोगों के बाद इसमें मेरा कौशल बढ़ गया, इसलिए मैं कवच के उन पुराने सेटों को ठीक करने के लिए वापस चला गया। लेकिन चूंकि मैं बस कुछ रून बदल रहा हूं, यह पहले की तुलना में बहुत आसान है और इसमें उतना समय नहीं लगता है। वापस जाकर उन्हें ठीक करने से उनकी रक्षात्मक शक्ति बहुत बढ़ जाती है, इसलिए यह इसके लायक है, गो रैन ने समझाया। सिद्धार्थ को फोर्जिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे गो रैन पर भरोसा था। अगर उसे लगा कि फिर से शुरू करना सबसे अच्छा है तो यह निश्चित रूप से जरूरी था। उन पर कड़ी मेहनत करें। स्वर्ग दमनकारी जादू संप्रदाय के खिलाफ लड़ाई से आपने देखा है कि जुआनतियान दाओ संप्रदाय पर्याप्त सुरक्षित नहीं है। हम अपने जीवन को इसके भरोसे नहीं छोड़ सकते। साधक के रूप में हमें अपने भविष्य की रक्षा के लिए लगातार अपने स्वयं के तुरुप के पत्ते बनाने की आवश्यकता है, सिद्धार्थ ने कहा। ठीक है, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। बॉस, आपको एकांत में चले जाना चाहिए। मूल रूप से मैं इस बार आपसे अधिक अंक प्राप्त करने के बारे में बात करने के लिए बाहर आया था, लेकिन ऐसा लगता है। गो रैन जानता था कि ड्रैगनब्लड लीजन के पास अतिरिक्त अंक नहीं थे। कितने? मेरे अनुमान के अनुसार उन सभी को जाली बनाने में कम से कम 1 अरब अंक लगेंगे। कोई समस्या नहीं है। अभी के लिए बहन किंग यू से आधा अरब ले आओ। जब तुम उन्हें इस्तेमाल कर लोगे तो वापस आकर और ले आओ, सिद्धार्थ ने कहा। गो रैन हिचकिचाया, लेकिन अंत में वह अपना मुंह खोलने से खुद को नहीं रोक सका। बॉस, जुआनतियान दाओ संप्रदाय में आपके योगदान को देखते हुए बस जाओ। कुछ चीजें उतनी सरल नहीं होती जितनी तुम सोचते हो, सिद्धार्थ ने आह भरी। गो रैन कह रहा था कि जुआनटियन दाओ संप्रदाय के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जुआनटियन दाओ संप्रदाय को ड्रैगन ब्लड लीजन को तैयार करने पर अतिरिक्त संसाधन खर्च करने चाहिए, अन्यथा यह बहुत कंजूस लगेगा। लेकिन जुआनतियान दाओ संप्रदाय की अपनी वित्तीय समस्याएं थीं। हालांकि जुआन मास्टर ने उन्हें उजागर नहीं किया था, लेकिन सिद्धार्थ को अंदाजा हो गया था कि जुआनतियान दाओ संप्रदाय के लिए समय आसान नहीं था। यह कहने की जरूरत नहीं थी कि जुआन मास्टर में वाकई हिम्मत थी। उस दिन संप्रदाय के आधे संसाधन सिद्धार्थ को देने के उनके प्रस्ताव ने उनका पूरा भरोसा और वफादारी जीत ली थी। सिद्धार्थ के सिद्धांत बहुत सरल थे। जो लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे वह उन्हें 10 गुना अधिक बदला देता था। जुआन मास्टर ने उसकी मदद करने के लिए स्वर्गीय दाओस द्वारा फंसाए जाने का जोखिम भी उठाया था। हालांकि सिद्धार्थ ने उसके उपहार को अस्वीकार कर दिया था, फिर भी उसने अपने दिल में उसकी दयालुता दर्ज की। उनकी नजर में किसी भी तरह के संसाधन धीरे धीरे जमा किए जा सकते हैं या दूसरे तरीकों से हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन भरोसा पाना हमेशा मुश्किल होता था। गो रैन को विदा करने के बाद सिद्धार्थ ने तांग वानेर, गुयांग, सोंग मिंगयुआन और ली क्यू को बुलाया। उसने सीधे उन्हें 6ठी रैंक के स्वर्गीय दाव फल दिए। ये वे उपहार थे जो स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय उन्हें देने के लिए इतनी दूर से आया था, और वे निश्चित रूप से उन्हें बर्बाद नहीं कर सकते थे। केवल 4 थे, इसलिए गो रैन अभी एक के बिना काम चला सकता था। हालांकि यह निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करेगा, लेकिन सिद्धार्थ को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर वे अपनी शक्ति को छिपाना जारी रखते हैं तो इससे ड्रैगन ब्लड लीजन के विकास में बाधा आएगी। हमेशा हिचकिचाना सिद्धार्थ की शैली नहीं थी। अफसोस की बात है कि वह हान झेन्यू को मारने में कामयाब नहीं हुआ, अन्यथा उसे 7वीं रैंक का स्वर्गीय दांव फल मिलता। लेकिन वह यह जानकर खुश था कि स्वर्गीय दांव वृक्ष वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाला था। चाहे मरने वाला दिव्य व्यक्ति जन्मजात हो या अर्जित दिव्य हो, स्वर्गीय दांव फल उपभोक्ता को जन्मजात दिव्य बनाता है। दूसरे शब्दों में वे सभी 4 अब जन्मजात 6ठी श्रेणी के दिव्य व्यक्ति थे। स्वर्गीय दांव वृक्ष की स्वर्ग को चुनौती देने की क्षमता के कारण ही सिद्धार्थ ने जीवन सितारा मनका लेने से मना कर दिया था। उसकी आकांक्षाएं उससे कहीं अधिक थीं। वह एक भयानक ड्रैगन ब्लड सेना बनाना चाहता था जो पूरे महाद्वीप में फैल सके। स्वर्गीय दांव फलों को वितरित करने के बाद उन्होंने ड्रैगन ब्लड लीजन को इकट्ठा किया और कुछ युवा स्पिरिट स्टोन वितरित किए। उन्होंने एक खजाना भी निकाला। वह खजाना अमर वेदी दीपक था। उसने पहले इसका इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि स्वर्गीय सागर विस्तार क्षेत्र पर इसका प्रभाव अनिवार्य रूप से नगण्य था। साथ ही यह महान विशेषज्ञों के जीवन सार से बनाया गया था और इसके मूल को अमर पथ में बहुत नुकसान पहुंचाया गया था। यह एक हत्या उपकरण नहीं था, बल्कि साधना में सहायता करने के लिए एक उपकरण था। ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल के अनुसार इसमें इसे बनाने वाले महान विशेषज्ञों का आशीर्वाद शामिल था। यह इतनी कीमती वस्तु थी कि उस युग में भी यह एक संप्रदाय की नींव हो सकती थी। बाद में सिद्धार्थ ने इस पर अनगिनत संसाधन खर्च किए थे ताकि यह पूर्वी बंजर भूमि बेल द्वारा बताई गई विधि के अनुसार धीरे धीरे ठीक हो सके। फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र में इसने न केवल लोगों को तेजी से खेती करने की अनुमति दी और उन्हें स्वर्गीय दांव ऊर्जा से एक करीबी संबंध प्रदान किया, बल्कि इसने एक व्यक्ति को एक दोष रहित अमर मंच बनाने की भी अनुमति दी। यही इसका सबसे मजबूत बिंदु था। सिद्धार्थ ने सभी शिष्यों को इकट्ठा किया, लेकिन उसने उनमें से 1 दर्जन को प्रवेश द्वार की रखवाली के लिए छोड़ दिया। यह सिद्धार्थ के रहस्यों में से एक था जिसे कोई और नहीं जान सकता था। क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन जैसी निजी भूमि में भी सावधानी की आवश्यकता थी। जब अमर वेदी दीपक की कोमल रोशनी उनके शरीर पर पड़ी तो सभी शिष्यों को लगा जैसे वे पारदर्शी हो गए हैं और मानो दुनिया उनके साथ एक हो गई है। अब कोई अलगाव नहीं था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे समुद्र में पानी की एक बूंद गिर गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। उन्होंने जल्दी से अपने युवा स्पिरिट स्टोन निकाले और उनकी ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। युवान आत्मा पत्थरों से आने वाली अंतहीन ऊर्जा अमर वेदी दीपक के आशीर्वाद के तहत सीधे अपने मूल रूनों में चली गई। चेहरे पर क्या है? ऐसा नहीं है कि किसी ने तुम्हें इतना कम बोलने के लिए कहा हो। सिद्धार्थ ने गो रैन के कंधे पर थपथपाया। बॉस, क्या इसलिए कि मैं अच्छे से बात करना नहीं जानता इसलिए मैं किसी भी महिला को पसंद नहीं कर पाता? गो रैन ने पूछा। सच में महिलाएं तुलनात्मक रूप से छोटी होती हैं और तुम्हारा मुंह अनजाने में ही उन्हें क्रोधित करने में माहिर है। अभी जो हुआ उसे उदाहरण के तौर पर लो। वह छोटा सा बच्चा मेंगक्यू का घरेलू पालतू जानवर है और तुमने कहा कि वह बदसूरत है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह मेंगक्यू के चेहरे पर एक तमाचा है? मेंगक्यू कोमल और अच्छी है और उसे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। अगर उसकी जगह वानर होती तो वह तुम्हें लात मारकर उड़ा देती, सिद्धार्थ ने कहा। बॉस, अब जब आपने इसे इस तरह से रखा है तो ऐसा लगता है कि वास्तव में यही मामला है। मुझे निश्चित रूप से अपने बात करने के तरीके को सुधारना होगा, गो रान ने गंभीरता से कहा। लेकिन फिर सिद्धार्थ के अजीब भाव को देखकर उसने पूछा, बॉस, उन आंखों में क्या है? क्या आप मेरी बातों पर संदेह कर रहे हैं? सिद्धार्थ ने जोर से अपना सिर हिलाया। तुम मेरे भाई हो, इसलिए ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी बातों पर शक है। गो रैन मुस्कुराया। हाँ हाँ, ऐसे हैं मेरे बॉस। बात यह है कि मैं मूलतः उन पर विश्वास नहीं करता। सिद्धार्थ ने गो रैन के कंधे पर थपथपाया। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है। कभी कभी किसी व्यक्ति की कमियां उसके चरित्र को उसकी खूबियों से ज्यादा दर्शाती हैं। तुम हो तो क्यों बदलो? एक बार जब तुम खुद को बदल लोगे तो क्या तुम तब भी गो रैन ही रहोगे? तुम मेरी प्रशंसा करते हो इसलिए तुम मेरी नकल करते हो। क्या तुम जीवन भर मेरी परछाई बनकर रहने की योजना बना रहे हो? गो रैन नामक व्यक्ति के रूप में तुम्हारे अस्तित्व का क्या अर्थ होगा? अच्छी तरह से सुनो, कम से कम अगर तुम एक सपने जैसा दिखावा कर सको तो भी इसका बहुत बड़ा अर्थ होगा। बॉस, मैं थोड़ा उलझन में हूं। क्या मुझे आपके शब्दों को प्रशंसा के रूप में लेना चाहिए? गो रैन ने पूछा। बेशक यह प्रशंसा है।
क्या आपको नहीं लगता कि अपनी मेहनत और विकल्पों का इस्तेमाल करके एक गुमनाम व्यक्ति से अपनी वर्तमान ऊंचाई तक पहुंचना गौरव की बात है? बॉस, दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सभी मौजूदा उपलब्धियां सिर्फ आपकी वजह से हैं। तुम गलत हो। इस दुनिया में कोई भी तुम्हारी सच्ची मदद नहीं कर सकता। तुम्हारी मदद करने वाला एकमात्र व्यक्ति तुम ही हो। मेरे आसपास के लोगों में तुम ही सबसे कमजोर ताकत, सबसे कमजोर प्रतिभा, सबसे कमजोर नैतिकता वाले हो। सिद्धार्थ ने अचानक खांसी लगाई और आगे कहा, तुम्हारा शुरुआती बिंदु अन्य लोगों की तुलना में कम है, लेकिन तुमने अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता चुना। यह निश्चित रूप से एक संयोग नहीं है, इसलिए तुम्हें हीन महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारी अपनी खामोश मेहनत और निवेश का नतीजा है। सिद्धार्थ ही वह व्यक्ति था जो गो रैन को सबसे बेहतर तरीके से समझता था। उसे इस तरह दिखावा करना इसलिए पसंद था क्योंकि उसके दिल में हीनता की भावना थी। उसे खुद को साबित करने की जरूरत थी। यही वजह थी कि वह चाहता था कि हर कोई उसे पहचाने। उसे यह एहसास अच्छा लगता था कि हर कोई उसे घूर रहा है, हर कोई उसकी पूजा और सम्मान करता है। लेकिन हीनता की भावना भी एक तरह का दिल शैतान था। अगर इसे मिटाया नहीं गया तो यह भविष्य में समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए सिद्धार्थ ने आज उसे यह चेतावनी दी। बॉस, मैं समझ गया। मैं अपनी हीनता की भावना को त्याग दूंगा और सच्चा मैं बनूंगा। मैं किसी की नकल नहीं करूंगा। गो रैन ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। अच्छा, यह एकदम सही है, सिद्धार्थ ने प्रशंसा की। मैं गो रैन हूं। मैं हूं। आज से मैं हर दिन आत्मविश्वास के साथ मिलूंगा। मैं दुनिया को बताऊंगा कि जब पोज देने की बात आती है तो मैं गंभीर हूं, गो रैन ने रोते हुए कहा। क्या बकवास है? तुम्हें बचाना वाकई असंभव है। सिद्धार्थ ने सीधे गो रैन के सिर के पीछे थपकी दी, जिससे वह उस चट्टान से नीचे गिर गया जिस पर वह बैठा था। दुखी होकर गो रैन ने कहा, बॉस, क्या आपने मुझे आत्मविश्वासी बनने और खुद जैसा बनने के लिए नहीं कहा था? सिद्धार्थ ने बहुत देर तक आह भरी और खुद को शांत किया। आत्मविश्वासी लोगों को दिखावा करने की जरूरत नहीं होती। गो रैन उसकी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा था। कवच कैसे बन रहा है? सिद्धार्थ ने विषय बदल दिया। उसे डर था कि अगर वे इस विषय पर बात करते रहे तो वह अपना नियंत्रण खो देगा और उसे थप्पड़ मार देगा। मैंने उन सभी को पुनः प्रारंभ कर दिया है। क्यों? कुछ हजार सेट बनाने के बाद मैंने पाया कि मेरी शुरुआती फोर्जिंग विधि में बहुत सारी खामियां थीं। रून पर्याप्त रूप से सघन नहीं थे, न ही वे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से अनुरूप थे, जिससे कवच की रक्षात्मक शक्ति प्रभावित हुई। इसके अलावा मुझे हाल ही में एक सफलता मिली और मैंने इथरियल क्राफ्टिंग सीक्रेट रिकॉर्ड से एक तरह के मर्ज किए गए रून के बारे में सोचा। कुछ 100 प्रयोगों के बाद इसमें मेरा कौशल बढ़ गया, इसलिए मैं कवच के उन पुराने सेटों को ठीक करने के लिए वापस चला गया। लेकिन चूंकि मैं बस कुछ रून बदल रहा हूं, यह पहले की तुलना में बहुत आसान है और इसमें उतना समय नहीं लगता है। वापस जाकर उन्हें ठीक करने से उनकी रक्षात्मक शक्ति बहुत बढ़ जाती है, इसलिए यह इसके लायक है, गो रैन ने समझाया। सिद्धार्थ को फोर्जिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे गो रैन पर भरोसा था। अगर उसे लगा कि फिर से शुरू करना सबसे अच्छा है तो यह निश्चित रूप से जरूरी था। उन पर कड़ी मेहनत करें। स्वर्ग दमनकारी जादू संप्रदाय के खिलाफ लड़ाई से आपने देखा है कि जुआनतियान दाओ संप्रदाय पर्याप्त सुरक्षित नहीं है। हम अपने जीवन को इसके भरोसे नहीं छोड़ सकते। साधक के रूप में हमें अपने भविष्य की रक्षा के लिए लगातार अपने स्वयं के तुरुप के पत्ते बनाने की आवश्यकता है, सिद्धार्थ ने कहा। ठीक है, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। बॉस, आपको एकांत में चले जाना चाहिए। मूल रूप से मैं इस बार आपसे अधिक अंक प्राप्त करने के बारे में बात करने के लिए बाहर आया था, लेकिन ऐसा लगता है। गो रैन जानता था कि ड्रैगन ब्लड लीजन के पास अतिरिक्त अंक नहीं थे। कितने? मेरे अनुमान के अनुसार उन सभी को जाली बनाने में कम से कम 1 अरब अंक लगेंगे। कोई समस्या नहीं है। अभी के लिए बहन किंग यू से आधा अरब ले आओ। जब तुम उन्हें इस्तेमाल कर लोगे तो वापस आकर और ले आओ, सिद्धार्थ ने कहा। गो रैन हिचकिचाया, लेकिन अंत में वह अपना मुंह खोलने से खुद को नहीं रोक सका। बॉस, जुआनतियान दाओ संप्रदाय में आपके योगदान को देखते हुए बस जाओ। कुछ चीजें उतनी सरल नहीं होती जितनी तुम सोचते हो, सिद्धार्थ ने आह भरी। गो रैन कह रहा था कि जुआनटियन दाओ संप्रदाय के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जुआनटियन दाओ संप्रदाय को ड्रैगन ब्लड लीजन को तैयार करने पर अतिरिक्त संसाधन खर्च करने चाहिए, अन्यथा यह बहुत कंजूस लगेगा। लेकिन जुआनतियान दाओ संप्रदाय की अपनी वित्तीय समस्याएं थीं।
हालांकि जुआन मास्टर ने उन्हें उजागर नहीं किया था, लेकिन सिद्धार्थ को अंदाजा हो गया था कि जुआनतियान दाओ संप्रदाय के लिए समय आसान नहीं था। यह कहने की जरूरत नहीं थी कि जुआन मास्टर में वाकई हिम्मत थी। उस दिन संप्रदाय के आधे संसाधन सिद्धार्थ को देने के उनके प्रस्ताव ने उनका पूरा भरोसा और वफादारी जीत ली थी। सिद्धार्थ के सिद्धांत बहुत सरल थे। जो लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, वह उन्हें 10 गुना अधिक बदला देता था। जुआन मास्टर ने उसकी मदद करने के लिए स्वर्गीय दाओस द्वारा फंसाए जाने का जोखिम भी उठाया था। हालांकि सिद्धार्थ ने उसके उपहार को अस्वीकार कर दिया था, फिर भी उसने अपने दिल में उसकी दयालुता दर्ज की। उनकी नजर में किसी भी तरह के संसाधन धीरे धीरे जमा किए जा सकते हैं या दूसरे तरीकों से हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन भरोसा पाना हमेशा मुश्किल होता था। गो रान को विदा करने के बाद सिद्धार्थ ने तांग वानेर, गुयांग, सोंग मिंगयुआन और ली क्यू को बुलाया। उसने सीधे उन्हें छठी रैंक के स्वर्गीय दाव फल दिए। ये वे उपहार थे जो स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय उन्हें देने के लिए इतनी दूर से आया था, और वे निश्चित रूप से उन्हें बर्बाद नहीं कर सकते थे। केवल 4 थे, इसलिए गुओ रान अभी एक के बिना काम चला सकता था। हालांकि यह निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करेगा, लेकिन सिद्धार्थ को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वे अपनी शक्ति को छिपाना जारी रखते हैं तो इससे ड्रैगन ब्लड लीजन के विकास में बाधा आएगी। हमेशा हिचकिचाना सिद्धार्थ की शैली नहीं थी। अफसोस की बात है कि वह हान झेन्यू को मारने में कामयाब नहीं हुआ, अन्यथा उसे 7वीं रैंक का स्वर्गीय दाव फल मिलता। लेकिन वह यह जानकर खुश था कि स्वर्गीय दाव वृक्ष वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाला था। चाहे मरने वाला दिव्य व्यक्ति जन्मजात हो या अर्जित दिव्य हो, स्वर्गीय दाव फल उपभोक्ता को जन्मजात दिव्य बनाता है। दूसरे शब्दों में, वे सभी 4 अब जन्मजात छठी श्रेणी के दिव्य व्यक्ति थे। स्वर्गीय दाओ वृक्ष की स्वर्ग को चुनौती देने की क्षमता के कारण ही सिद्धार्थ ने जीवन सितारा मनका लेने से मना कर दिया था। उसकी आकांक्षाएं उससे कहीं अधिक थीं। वह एक भयानक ड्रैगन ब्लड सेना बनाना चाहता था जो पूरे महाद्वीप में फैल सके। स्वर्गीय दाओ फलों को वितरित करने के बाद उन्होंने ड्रैगन ब्लड लीजन को इकट्ठा किया और कुछ युवा स्पिरिट स्टोन वितरित किए। उन्होंने एक खजाना भी निकाला। वह खजाना अमर वेदी दीपक था। उसने पहले इसका इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि स्वर्गीय सागर विस्तार क्षेत्र पर इसका प्रभाव अनिवार्य रूप से नगण्य था। साथ ही यह महान विशेषज्ञों के जीवन सार से बनाया गया था और इसके मूल को अमर पथ में बहुत नुकसान पहुंचाया गया था। यह एक हत्या उपकरण नहीं था, बल्कि साधना में सहायता करने के लिए एक उपकरण था। ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल के अनुसार इसमें इसे बनाने वाले महान विशेषज्ञों का आशीर्वाद शामिल था। यह इतनी कीमती वस्तु थी कि उस युग में भी यह एक संप्रदाय की नींव हो सकती थी। बाद में सिद्धार्थ ने इस पर अनगिनत संसाधन खर्च किए थे ताकि यह पूर्वी बंजर भूमि बेल द्वारा बताई गई विधि के अनुसार धीरे धीरे ठीक हो सके। फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र में इसने न केवल लोगों को तेजी से खेती करने की अनुमति दी और उन्हें स्वर्गीय दाव ऊर्जा से एक करीबी संबंध प्रदान किया, बल्कि इसने एक व्यक्ति को एक दोष रहित अमर मंच बनाने की भी अनुमति दी। यही इसका सबसे मजबूत बिंदु था। सिद्धार्थ ने सभी शिष्यों को इकट्ठा किया, लेकिन उसने उनमें से 1 दर्जन को प्रवेश द्वार की रखवाली के लिए छोड़ दिया। यह सिद्धार्थ के रहस्यों में से एक था जिसे कोई और नहीं जान सकता था। क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन जैसी निजी भूमि में भी सावधानी की आवश्यकता थी। जब अमर वेदी दीपक की कोमल रोशनी उनके शरीर पर पड़ी तो सभी शिष्यों को लगा जैसे वे पारदर्शी हो गए हैं और मानो दुनिया उनके साथ एक हो गई है। अब कोई अलगाव नहीं था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे समुद्र में पानी की एक बूंद गिर गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। उन्होंने जल्दी से अपने युवा स्पिरिट स्टोन निकाले और उनकी ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। युवान आत्मा पत्थरों से आने वाली अंतहीन ऊर्जा अमर वेदी दीपक के आशीर्वाद के तहत सीधे अपने मूल रूनों में चली गई। सिद्धार्थ के घर पर मची अफरातफरी ने ड्रैगन ब्लड लीजन के सभी सदस्यों को तुरंत अपनी ओर खींच लिया। सिद्धार्थ ने हाथ हिलाकर उन्हें बताया कि वह ठीक है। क्या शक्ति है? सिद्धार्थ ने अपने अंदर झांका और पाया कि अब उसके सभी 1,08,000 एक्यूपंक्चर बिंदुओं में उसके अमर मंच की नींव थी। नींव हिली नहीं, लेकिन बीच में फूल का डिजाइन धीरे धीरे घूमने लगा। जैसे जैसे 13 फूल की पंखुड़ियां घूमती, उनमें से एक तरह का दावाकर्षण निकलता। ऐसा लगता था जैसे कि जिस तरह से वे घूमती थीं, वह असीम गहराई वाला अपना नियम था। जैसे जैसे वे घूमते थे, ऊर्जा हवा से खींचकर नींव में जाती थी और उसे पोषण देती थी। यह वास्तव में हवा से युवान आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने आप ही अवशोषित कर सकता है।
और यह गति यह लगभग उतनी ही तेज है जितनी ड्रैगन ब्लड योद्धा युवा स्पिरिट स्टोन से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। सिद्धार्थ बिल्कुल हैरान रह गया। एक युवा स्पिरिट स्टोन में लगभग उतनी ही ऊर्जा होती है जितनी एक साधक कई महीनों या एक साल तक सामान्य रूप से साधना करके प्राप्त कर सकता है। यही कारण था कि युवा स्पिरिट स्टोन इतने कीमती थे। अब सिद्धार्थ को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वह स्वाभाविक रूप से दुनिया से युवान आध्यात्मिक ऊर्जा निकाल सकता था। एक विचार के साथ फूलों की आकृतियां तेजी से घूमने लगीं और सभी दिशाओं से ऊर्जा उसकी ओर बहने लगी। गति 10 गुना बढ़ गई है। दुर्भाग्य से यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। सिद्धार्थ ने कुछ देर तक इसे महसूस किया और फिर अपना सिर हिला दिया। साधना की यह गति दूसरों को डराने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन यह उसकी असामान्य आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं थी। अगर वह इस तरह से खेती भी करता तो भी इसका कोई खास मतलब नहीं होता। उसे एक नया रून बनाने में कुछ महीने लग जाते। जहां तक 13 रूनों की बात है तो इसमें कुछ साल या कई दशक लग सकते थे। उस तरह की साधना पद्धति का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। एक स्वर्गचरण को आगे बढ़ाने के लिए 10 साल बिताना एक बहुत बड़ा मजाक था, लेकिन किसी भी मामले में वह कम से कम पहले स्वर्गचरण तक तो पहुंच ही गया था। लेकिन इस स्तर तक पहुंचने की लागत निश्चित रूप से उसके लिए अस्वीकार्य थी। उसने पहले 13 मूल रूनों पर 18 मिलियन युआन स्पिरिट स्टोन खर्च किए थे और अब उसने उन्हें एक प्लेटफॉर्म में संघनित करने के लिए 22 मिलियन युआन स्पिरिट स्टोन खर्च किए थे। कुल मिलाकर उसे 40 मिलियन युआन स्पिरिट स्टोन की जरूरत पड़ी, जो कि वह जारी रखने के लिए वहन नहीं कर सकता था। उन्हें संदेह था कि 9 सितारा हेगेमन बॉडी आर्ट की फाउंडेशन फोर्जिंग प्रक्रिया युवा स्पिरिट स्टोन का उपयोग करके नहीं की जानी चाहिए थी। यदि केवल पहले हेवन स्टेज की लागत 40 मिलियन युआन स्पिरिट स्टोन है तो बाकी 13 हेवन स्टेज के बारे में क्या? इसके अलावा 10वें हेवन स्टेज के बाद कठिनाई कई गुना बढ़ जाएगी। उसे यह भी संदेह था कि यदि संपूर्ण मार्शल हेवन महाद्वीप के युवा स्पिरिट पत्थर भी उसे दे दिए जाएं तो भी वह जेड कोर क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन निश्चित रूप से जुआंटियन दाओ संप्रदाय के युवा स्पिरिट मोती और पत्थर उसकी जरूरतों के लिए अपर्याप्त होंगे। इसलिए वह जुआन मास्टर से संप्रदाय के सीमित संसाधनों का आधा हिस्सा उसके साथ साझा करने के लिए नहीं कहेगा जब इससे ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। यह अच्छा नहीं है। कोई और तरीका होना चाहिए। क्या समस्या 5वें तारे में है? सिद्धार्थ ने सोचा। हालांकि अगर 5वां तारा अपने आप नहीं आता तो उसके पास 5वें तारे की गोली का फॉर्मूला पाने का कोई तरीका नहीं था। सिर्फ घबराने से कोई फायदा नहीं था। उसे वैसे ही चलना था, लेकिन अभी के लिए उसने और युवा स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल नहीं किया। वह सिर्फ खुद को मजबूत करने के लिए पूरी ड्रैगन ब्लड लीजन को रोक नहीं सकता था। सिद्धार्थ ने एक जोरदार मुक्का मारा। उसे लगा कि उसकी ताकत एक बार फिर बहुत बढ़ गई है। उसका मुक्का भी तेज था और उसका आध्यात्मिक युवान बिना किसी सुस्ती के उसके पूरे शरीर में घूम रहा था। बिजली की उंगली। सिद्धार्थ ने उंगली उठाई और एक तेज सीटी की आवाज के साथ बिजली का तीर निकला। वह हवा में फैल गया। गति बढ़ गई है। व्यावहारिक रूप से जैसे ही मैं चाहूं यह तुरंत निकल आता है। तात्कालिकता का यही सही अर्थ है। सिद्धार्थ मुस्कुराया। बाणों की उल्का वर्षा। उग्र ज्वाला जेल। भयंकर ज्वालाएं आकाश को निगल जाती हैं। सिद्धार्थ ने बार बार हाथ की मुहरें बनाई और उसके शरीर में 1,08,000 अमरमंच आपस में जुड़ते हुए प्रतीत हुए। जैसे ही उसने हाथ की मुहर बनाई उसने महसूस किया कि उसके एक्यूपंक्चर बिंदु, जिन्हें धीरे धीरे विभिन्न हाथ मुहरों के माध्यम से जोड़ने की आवश्यकता थी, तुरंत जुड़ गए और उसने लगभग एक पल में अपनी जादुई कला को प्रकट किया। अच्छा है, ये 40 मिलियन युआन के स्पिरिट स्टोन बर्बाद नहीं हुए। सिद्धार्थ को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। जब उसने इसका परीक्षण किया तो उसने पाया कि उसकी जादुई कलाएं, जिन्हें पहले सक्रिय होने में आधी सांस का समय लगता था, अब लगभग तुरंत सक्रिय हो सकती हैं। इससे वह बहुत खुश हुआ। दुश्मनों को हराना इस बात पर निर्भर नहीं करता था कि आपकी चाल कितनी मजबूत है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता था कि आप उन्हें तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, ताकि आपका प्रतिद्वंद्वी बचाव या चकमा न दे सके। सच तो यह है कि बड़ी चालें उतनी उपयोगी नहीं थीं। चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, आपका प्रतिद्वंद्वी आपको उसका उपयोग करने का समय नहीं देगा। आप अपने प्रतिद्वंद्वी की छोटी जादुई कलाओं से धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे। साधना जगत में ऐसी घटनाएं आम बात थीं। हालांकि बड़ी चालें शक्तिशाली थीं और लोगों की भीड़ को मार सकती थीं और वे नशे की लत और खतरनाक थीं, लेकिन वास्तव में उन्हें सफल बनाने की संभावना कम थी।
जब तक आपका प्रतिद्वंद्वी भी कोई बड़ी चाल न चला रहा हो, क्योंकि उन्हें आपको मारने के लिए इसका इस्तेमाल करने का भरोसा था, वे आपको कभी मौका नहीं देंगे। तारा गिरना। सिद्धार्थ ने अपने हाथ में 1 फुट लंबा गोला पकड़ा और अंतरिक्ष में बेतहाशा हलचल होने लगी। उसने जल्दी से उसे नष्ट कर दिया, यहां तक कि स्टार फॉल भी बहुत जल्दी निकल सकता था। जब उन्होंने इसे पहली बार सीखा था तो इसे इस्तेमाल करने में 3 सांसों का समय लगता था। बाद में उन्होंने इसे 1 सांस तक सीमित कर दिया। अब यह सिर्फ 1/3 सांस रह गई थी। न केवल कास्ट का समय कम हो गया था, बल्कि इस सरल परीक्षण ने हान झेन्यू के खिलाफ इस्तेमाल की गई शक्ति से कहीं अधिक शक्ति प्राप्त कर ली थी, और यह उसकी वर्तमान सीमा से बहुत दूर था। इससे पहले वह स्टार फॉल का पूरी शक्ति से उपयोग नहीं कर पाया था, क्योंकि उसका भौतिक शरीर इसे सहन करने में सक्षम नहीं था। अब जब वह पहले हेवन स्टेज पर पहुंच गया था और उसने अपने अमर मंच को संघनित कर लिया था, तो स्टार फॉल की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। ठीक है, मैं मानता हूं कि मुझे पैसों को लेकर कोई अफसोस नहीं है। सिद्धार्थ यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका कि उसका पिछला दुख थोड़ा शर्मनाक था। जैसे ही वह भावुक होकर आहें भर रहा था, अचानक एक आकृति उस पर झपटी, जिससे वह उछल पड़ा। यह बादल का पीछा करने वाली स्वर्ग को निगलने वाली गौरिया थी। वह पहले ही 30 मीटर लंबा हो चुका था और उसमें से कुछ सफेद पंख निकल रहे थे। वह अविश्वसनीय रूप से तेज था और सिद्धार्थ की ओर भागा। वह पलक झपकते ही उसके पास पहुंच गया और अपना सिर उसके ऊपर रगड़ने लगा। वाह, तुम बहुत तेजी से बड़े हो गए। सिद्धार्थ ने उम्मीद नहीं की थी कि क्लाउड उसके साथ इतना आत्मीयता से पेश आएगा। बेशक, मैंने उसे सिर्फ सबसे बढ़िया खाना खिलाया और मैंने उससे कहा कि वह सारा बढ़िया खाना तुम्हारी कड़ी मेहनत का नतीजा है। इसलिए क्लाउड तुम्हारा बहुत आभारी है। मेंकी मुस्कुराई। हाँ, एक आदमी को स्वाभाविक रूप से अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहिए। तुम कैसे हो क्लाउड? सिद्धार्थ ने अपना सिर रगड़ा। क्लाउड जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसके दुलार का आनंद लेने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा है। मूल रूप से क्लाउड और भी तेजी से बढ़ता, लेकिन मैंने इसकी वृद्धि को नियंत्रित किया। आखिरकार इसकी जन्मजात कमी का मतलब है कि बढ़ने में कुछ और समय लेना फायदेमंद होगा। इससे मुझे समस्याओं को देखने और उन्हें ठीक करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। मेंक्यू ने कहा। हाँ, गलतियों से सावधान रहना, बस चीजों को स्थिर रखना। सिद्धार्थ ने इस बात को स्वीकार किया। अभी उतना खतरा नहीं था, इसलिए चीजों को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी। क्लाउड ने कुछ चहचहाहट भरी आवाजें निकाली। सिद्धार्थ ने कहा, मांस के बारे में कुछ और शिकार के बारे में कुछ। अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के साथ वह सामान्य अर्थ समझ सकता था, लेकिन यह बहुत स्पष्ट नहीं था। मेंक्यू हंसी। यह कह रहा है कि मैंने इसे शिकार पर ले जाने से मना कर दिया है। यह ताजा मांस खाना चाहता है। इसे और सरल शब्दों में कहें तो यह पेटू है। वह क्लाउड की ओर मुड़ी। मैंने तुमसे कहा था, तुम अपनी वर्तमान अवस्था में कच्चा मांस नहीं खा सकते। यह तुम्हें बहुत तेजी से बढ़ाएगा और तुम्हारी नींद को अस्थिर कर देगा। क्लाउड चेजिंग हेवन स्वेलोइंग स्पैरो एक प्राचीन प्रजाति थी। उनकी निगलने की क्षमता जन्मजात थी और उन्हें बढ़ने के लिए मांस और रक्त की ऊर्जा की आवश्यकता थी। सिद्धार्थ ने मजाक में कहा, वाइल्ड शायद भविष्य में क्लाउड के साथ एक टीम बना सकते हैं। वाइल्ड भी लगभग ऐसा ही था। चाहे वह कितना भी खा ले, उसका पेट नहीं भरता था। वाइल्ड ने कुछ दिन पहले उससे कहा भी था कि उसका राशन खत्म हो रहा है और उसे शिकार पर जाना है। मेंक्यू, आप बाहरी संप्रदाय को कुछ मिशन जारी कर सकते हैं ताकि छठे रैंक और उससे नीचे के कुछ जादुई जानवरों की लाशें इकट्ठा की जा सकें। छठे रैंक के जादुई जानवर का मांस इतना कमजोर होना चाहिए कि क्लाउड अचानक बड़ा न हो जाए, लेकिन यह कम से कम कुछ भूख मिटा सकता है। अन्यथा पूरे दिन दवा की गोलियां खाने से उसे उल्टी करने की इच्छा होगी। सिद्धार्थ ने कहा। यह सुनकर क्लाउड ने तुरंत जयकार करना शुरू कर दिया। मेंक्यू अवाक रह गया, लेकिन इसके बारे में सोचते हुए यह एक अच्छा विचार था। सेंट्रल प्लेन्स में बहुत सारे उच्च रैंकिंग वाले जादुई जानवर थे। छठे रैंक और उससे नीचे के कुछ को खोजने का मतलब शायद बाहर जाकर बहुत दूर तक खोजना होगा। हालांकि बाहरी संप्रदाय के शिष्य अक्सर मिशन पूरा करने के लिए बाहर जाते थे, इसलिए उन्हें इससे परिचित होना चाहिए। अगर उन्होंने यह मिशन जारी किया तो यह बहुत प्रभावी होना चाहिए। सिद्धार्थ, तुम केवल पहले हेवन स्टेज पर कैसे हो? मेंकी ने अचानक सिद्धार्थ को जिज्ञासा से देखा। सिद्धार्थ स्तब्ध था। उसे इतनी शर्म आ रही थी कि वह मर भी सकता था। मेंक्यू पहले ही तीसरे स्वर्ग चरण में पहुंच चुका था और इससे वह असहाय और कड़वा महसूस कर रहा था। यह एक लंबी कहानी है और यह निराशाजनक है।
क्या अन्य लोग भी आपके जैसे ही साधना आधार पर हैं? सिद्धार्थ ने पूछा। इस समय अधिकांश लोग तीसरे स्वर्ग चरण में पहुंच चुके हैं। अभी भी लगभग 1/3 लोग दूसरे स्वर्ग चरण में हैं, लेकिन वे जल्दी ही तीसरे तक पहुंच जाएंगे, मेंक्यू ने कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे सभी युवा स्पिरिट स्टोन से ऊर्जा अवशोषित कर रहे थे। हालांकि उनकी प्रतिभा इस बात को प्रभावित कर सकती थी कि वे कितनी जल्दी उस ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा। इसलिए उनकी सभी गति लगभग एक जैसी थी। अधिकतम 3 दिनों में शेष शिष्य तीसरे स्वर्ग चरण तक पहुंच जाएंगे। अचानक एक घंटी की आवाज पूरे जुआनतियान दाओ संप्रदाय में गूंज उठी। सिद्धार्थ चौंक गया। क्या हो रहा है? क्या कोई मुख्य शिष्य जीवन मृत्यु की चुनौती दे रहा है? लेकिन मेरे अलावा और किसमें हिम्मत है? क्या यह सुमो थी? तुम मूर्ख हो, यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई के लिए घंटी नहीं है। स्वर पूरी तरह से अलग है। यह इकट्ठा होने की घंटी है, इसलिए हमें जाना होगा। हम रास्ते में एकांत में लोगों को बुला सकते हैं, मेंक्यू ने कहा। उसने क्लाउड को दूर रखा और सिद्धार्थ के साथ चल पड़ी। क्या हो रहा है? उन्होंने अचानक सभी को क्यों बुलाया? क्या नरकीय शैतान रसातल फिर से हरकत कर रहा है? हाँ, यह बहुत बढ़िया होगा। संयोग से मेरे पास कुछ अंक कम हैं। मैं इस बात को लेकर चिंतित था कि कुछ और अंक कैसे प्राप्त करूं। सभी आंतरिक संप्रदाय के शिष्य एकत्र हुए थे। वे सभी प्रकार के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने उन्हें सुस्त कर दिया। यह वह दृश्य था जब बाहरी संप्रदाय के शिष्य आंतरिक संप्रदाय चौक में उमड़ पड़े थे। लाखों की संख्या में शिष्यों को आते देख वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। क्या हो रहा है? बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को भी युद्ध में भाग लेना पड़ रहा है। क्या इस बार शैतान जानवर इतने खूंखार हैं? सभी के भाव बदल गए। उसके बाद एल्डर्स भी आए, और सिर्फ कुछ ही नहीं, वे सभी आए जिनमें सभी विभाग प्रमुख, कीमिया मंडप मास्टर, कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर, संप्रदाय रक्षा मंडप मास्टर आदि शामिल थे। वे सभी एक ही समय पर आए, सिवाय लियू कैंग के। इस समय 3 और लोग सामने आए। सबसे पहले जुआन मास्टर थे और उनके पीछे एक सख्त दिखने वाले काले चेहरे वाले बुजुर्ग थे। वह टॉवर विभाग का प्रमुख था, जिससे संप्रदाय के लगभग सभी सदस्य डरते थे। तीसरा व्यक्ति लियू कैंग था। अभी उसके सिर के पीछे रोशनी का एक गोला तैर रहा था जो टिमटिमाते हुए तारे जैसा लग रहा था। प्रकाश की उस गेंद को देखकर हॉल मास्टर स्तर के सभी लोग चिल्ला उठे। लुओ फैन और कीमिया मंडप मास्टर के चेहरे पर क्रोध और ईर्ष्या की भावना भर गई। आज हर कोई एक महत्वपूर्ण घटना के कारण एकत्र हुआ था। एल्डर लियू कैंग ने जीवन सितारा क्षेत्र में प्रगति की है, जिससे जुआनटियन दाओ संप्रदाय की शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच गई है। आज से लियू कैंग अब एल्डर हॉल के हॉल मास्टर नहीं हैं, बल्कि जुआनटियन दाओ संप्रदाय के उप जुआन मास्टर हैं, जुआन मास्टर ने कहा। बधाई हो वाइस जुआन मास्टर लियू कैंग। हॉल मास्टर्स से बधाई की आवाज आई। जुआनटियन दाओ संप्रदाय में लियू कैंग को गुण और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता था और अधिकांश लोगों के साथ उनके अच्छे संबंध थे। उन्होंने तुरंत अपने पुराने सहयोगियों को धन्यवाद दिया। लेकिन कीमिया मंडप मास्टर और लुओ फैन के हाव भाव बदसूरत थे, खासकर लुओ फैन के। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी अपने पिता को खोया हो। जुआन मास्टर ने आगे कहा, आज से जुआनतियान दाओ संप्रदाय 3 दिवसीय उत्सव मनाएगा। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को 10,000 अंक मिलेंगे, बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को 1,000 अंक मिलेंगे और कार्यकर्ताओं को इनाम के तौर पर 100 अंक मिलेंगे। तुरंत जयकारे गूंज उठे। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के लिए 10,000 अंक बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के लिए 1000 अंक 10 साल की मेहनत के बराबर थे, और कार्यकर्ताओं के लिए यह इनाम बिल्कुल बहुत बड़ा था। यह एक ऐसी संख्या थी जिसे पाने की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसके अलावा दाओ संप्रदाय की बढ़िया शराब मुफ्त में वितरित की जाएगी और ड्यूटी पर मौजूद शिष्यों को 10 गुना वेतन मिलेगा। वापस जाओ और जश्न मनाओ, जुआन मास्टर के शब्दों ने सभी शिष्यों को उत्साहित कर दिया। वे अपने घर लौट गए, अपने अंक प्राप्त करने की प्रतीक्षा में। वरिष्ठ आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में सुमो और म्यू किंगक्सुआन बहुत खुश थे, जबकि गाओ जियानयांग की अभिव्यक्ति इतनी अच्छी नहीं थी। यह अचानक पदोन्नति पूरी तरह से अप्रत्याशित थी। सिद्धार्थ, तुम पीछे रहो। सिद्धार्थ को भीड़ के पीछे आते देख जुआन मास्टर ने अचानक उसे आवाज दी। अब वहां कोई अन्य शिष्य मौजूद नहीं था। इन बुजुर्गों के बीच सिद्धार्थ विशेष रूप से विशिष्ट दिखाई दिया। सिद्धार्थ, आपकी स्थिति विशेष है और आप एल्डर हॉल के लोगों में से एक हैं।
अब जब लियू कैन वाइस जुआन मास्टर बन गए हैं तो एल्डर हॉल को एक नए प्रबंधक की आवश्यकता है। आप इस चर्चा में भाग ले सकते हैं, जुआन मास्टर ने कहा। स्पष्ट रूप से सिद्धार्थ को पहले से ही एक एल्डर के स्तर का व्यक्ति माना जा रहा था। अपनी शक्ति के साथ उसके पास वास्तव में योग्यता थी। इस समय एल्डर हॉल मास्टर का पद रिक्त है और हमें जुआन मास्टर ने शुरू किया। जुआन मास्टर किसी व्यक्ति को चुनना जरूरी नहीं है। सबसे पहले शिष्य के पास कुछ ऐसा है जिससे वह सहमत नहीं है, लो फैन ने बीच में टोकते हुए कहा। लो फैन, तुम और अधिक असंवेदनशील होते जा रहे हो। क्या तुम भूल गए हो कि कैसे व्यवहार करना चाहिए? जुआन मास्टर के बोलने से पहले टॉवर विभाग प्रमुख ने उस पर चिल्लाया। टॉवर विभागाध्यक्ष असाधारण रूप से प्रभावशाली था। उसका चेहरा काला था जबकि उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। वह डरावना था और उसके शब्दों से सिद्धार्थ भी कांप उठता था। लो फैन कांप उठा। वह जुआन मास्टर से नहीं बल्कि सख्त टॉवर विभाग प्रमुख से डरता था। वह बहुत ही सख्त व्यक्ति था। एक बार तो उसने सबके सामने जुआन मास्टर पर दहाड़ भी लगाई थी। लो फैन ने जुआन मास्टर की बातों को बीच में रोकने की हिम्मत की क्योंकि वह इसका आदी था। जुआन मास्टर का स्वभाव बहुत अच्छा था और वह शायद ही कभी गुस्सा होता था। लेकिन अगर टॉवर विभाग प्रमुख नाराज हो जाता तो कोई भी इसे सहन नहीं कर पाता। शिष्य को अपनी गलती का पता है, लो फैन ने जल्दी से सिर झुकाया। टावर विभाग प्रमुख, इतना गंभीर मत बनो। यह बस एक छोटी सी बात है। इतना गुस्सा होने और लोगों को परेशान करने का क्या मतलब है? जुआन मास्टर मुस्कुराया। नियम तो नियम होते हैं और लोग नियमों से बाहर नहीं जा सकते। नियमों के बिना चीजों को कैसे ट्रैक पर रखा जा सकता है? जुआन मास्टर के रूप में आप उन्हें खुश करते हैं, जबकि वे टॉवर विभाग के प्रमुख ने तुरंत जुआन मास्टर की आलोचना करना शुरू कर दिया। टॉवर डिपार्टमेंट हेड के सख्त रूप को देखकर सिद्धार्थ किंग यू के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। वे दोनों ही अड़ियल गंभीर लोग थे, लेकिन किंग यू सुंदर थी और उसके द्वारा डांटे जाने पर कोई भी उसकी सुंदरता की सराहना कर सकता था। अगर उसके खूबसूरत चेहरे को टॉवर डिपार्टमेंट हेड के चेहरे से बदल दिया जाए तो उसे मानसिक रूप से बीमार होना पड़ेगा। क्या तुम्हारी कोई राय है? जैसे ही सिद्धार्थ अंदर हंस रहा था, टॉवर डिपार्टमेंट हेड की बर्फीली नजर उस पर पड़ी। ऐसा लगा जैसे दो तेज ब्लेड उस पर निशाना साध रहे हों और उसे लगा जैसे उसके सारे विचार खुल गए हों। खांसी शिष्य की हिम्मत नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा। हिम्मत नहीं है? क्या ऐसा कुछ है जो करने की हिम्मत नहीं है? और यह कहकर कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है, क्या इसका मतलब यह है कि तुम असहमत हो लेकिन कहोगे नहीं? टावर विभाग के प्रमुख ने पूछा। वह स्पष्ट रूप से सिद्धार्थ को सबक सिखाने पर आमादा था ताकि भविष्य में वह असहनीय रूप से अहंकारी न हो। खांसी, मुझे लगता है कि हमें मुख्य विषय पर वापस आना चाहिए। लो फैन, तुम अभी क्या कहना चाहते थे? जुआन मास्टर ने यह देखकर जल्दी से विषय बदल दिया। वह वास्तव में उन दोनों को अच्छी तरह से समझ गया था। एक तो पूरी तरह से अड़ियल था जबकि दूसरा अविश्वसनीय रूप से साहसी था। एक बार जब वे लड़ना शुरू करते तो यह परेशानी का सबब बन जाता। यह सुनकर लो फैन ने तीव्र ईर्ष्या और रोष के साथ लियू कैंग को देखा। शिष्य बस आश्वस्त नहीं है। हॉल मास्टर्स के बीच लियू कैंग की वरिष्ठता केवल मध्यम है। लाइफ स्टार बीड सबसे अधिक अनुभव वाले पैवेलियन मास्टर झाओ को क्यों नहीं मिला? और जहां तक योगदान की बात है तो मैंने इतने सालों तक लॉ एनफोर्समेंट हॉल के लिए काम किया है। मैंने जुआंटियन दाओ संप्रदाय के लिए कितने काम किए हैं? मैं न केवल अपने प्रत्यक्ष कर्तव्यों को संभालता हूं, बल्कि मैंने ऐसे शिष्यों को भी खड़ा किया है जो लगातार अपनी पीढ़ी के सबसे मजबूत रहे हैं। इसका मतलब है कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल का योगदान एल्डर हॉल के योगदान से अधिक रहा है। जब आपने हमें बताया कि आप मां जिंगकोंग को उसके जुए में हराने के बाद तुरंत लाइफ स्टार बीड का उपयोग करेंगे, तो हम सभी ने सोचा कि आप इसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को योग्यता के आधार पर देंगे। हम सभी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन आपने निजी तौर पर लियू कैंग को लाइफ स्टार बीड दे दिया। क्या आपको अन्य शिष्यों के दिलों की चिंता नहीं है? मैं चाहता हूं कि टॉवर विभाग प्रमुख सही और गलत का फैसला करें, लो फैन ने रोते हुए कहा। शिष्य सहमत हैं। कृपया हमें स्पष्टीकरण दें। कीमिया मंडप मास्टर भी लो फैन के साथ एक ही युद्ध रेखा पर खड़े होकर बोले। एक पल के लिए सभी चुप हो गए। कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर और कीमिया मंडप मास्टर जुआन मास्टर के कार्यों पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। सिद्धार्थ की नजरें इधर उधर घूम रही थीं। उसने जुआन मास्टर को देखा, फिर गुस्से में लो फैन और कीमिया मंडप मास्टर को। उसे मूल रूप से पता था कि क्या हो रहा है।
जुआन मास्टर, आप क्या कहते हैं? टावर विभाग प्रमुख को इस मामले के बारे में पता नहीं था। यह काम मैंने नहीं बल्कि सिद्धार्थ ने किया है। जुआन मास्टर ने कंधे उचका दिए। क्या सभी चौंक गए? इतना बड़ा मामला सिद्धार्थ ने किया था। सिद्धार्थ यहाँ निर्णयकर्ता कैसे हो सकता था? इस बार स्वर्ग दमन जादू संप्रदाय दाओ संप्रदाय की ड्राइव को दबाने के लिए आया था और यह सिद्धार्थ था जिसने ज्वार को उलट दिया। पिछले वर्षों में हमने जो भी चिप्स खो दिए थे उन्हें वापस जीत लिया। इसके अलावा उसने मुझे लड़ाई के दौरान दाव बढ़ाने के लिए कहा, जो एकमात्र कारण था कि मां जिंगकों को अपने जीवन सितारा मन का बाहर लाने के लिए फुसलाना संभव था। अगर सिद्धार्थ न होता तो लाइफ स्टार बीड जीतना या अपने चिप्स वापस पाना तो दूर की बात है, हम और भी ज्यादा संसाधन खो देते और अपमानित भी होते। इसीलिए मैंने लाइफ स्टार बीड को इनाम के तौर पर सिद्धार्थ को दिया। टावर डिपार्टमेंट हेड, आपको इस पर कोई आपत्ति नहीं है ना? जुआन मास्टर ने कहा। बेशक, पुरस्कार और दंड स्पष्ट होने चाहिए। सिद्धार्थ ने जुआंटियन दाओ संप्रदाय के लिए सम्मान जीता है, इसलिए निश्चित रूप से उसे पुरस्कृत किया जाना चाहिए, टावर विभाग प्रमुख ने कहा। सिद्धार्थ, जब मैंने इसे तुम्हें दिया तो तुमने क्या कहा? जुआन मास्टर ने पूछा। इतने सरल खेल के लिए अगर सिद्धार्थ समझ नहीं सकता तो वह वास्तव में एक बेवकूफ होगा। उसने सम्मानपूर्वक कहा, मैंने कहा था कि यह जीवन सितारा मन का बहुत कीमती है और इसे मुझ पर इस्तेमाल करना बेकार होगा। इसलिए मैंने यह इनाम एल्डर हॉल मास्टर को उनके संरक्षण के लिए धन्यवाद के रूप में देने के लिए कहा। क्या तुमने सुना? यह जीवन सितारा मन का कुछ ऐसा था जो मैंने सिद्धार्थ को पुरस्कृत किया था और वह इसे किसको देता है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब तुम्हें समझ में आया? जुआन मास्टर ने लुओ फैन और कीमिया मंडप मास्टर को देखा। वे दोनों तुरंत बैंगनी हो गए। सिद्धार्थ का जो कुछ भी था वह जिसे चाहे दे सकता था, लेकिन वह निश्चित रूप से उन्हें नहीं देगा। अब सभी बुजुर्ग उन्हें अजीब तरह से देख रहे थे। उन्हें अपने सिर को अपने पैरों के नीचे छिपाने की इच्छा हो रही थी क्योंकि यह बहुत शर्मनाक था। वे वास्तव में जुआन मास्टर से सवाल करने और धार्मिक आक्रोश की ऐसी अभिव्यक्ति करने तक चले गए थे। अब उन्हें एक बार फिर चेहरे पर थप्पड़ मारा गया था, बहुत जोरदार, और वह भी उनके अपने हाथों से। उनकी शर्मिंदगी चरम पर थी। साथ ही सिद्धार्थ के प्रति उनकी नफरत भी चरम पर पहुंच गई थी। इस अजीब माहौल में हर कोई अपने अपने रास्ते पर चला गया। सिद्धार्थ जानता था कि यह सब जुआन मास्टर ने तय किया था। बस उसे नहीं पता था कि जुआन मास्टर इससे क्या हासिल करना चाहते थे। सिद्धार्थ के क्राउचिंग ड्रैगन पर्वत पर लौटने के 3 दिन बाद एक विस्फोट ने अचानक जुआंतियान दाओ संप्रदाय को हिला दिया और अनगिनत खतरे की घंटियां बजने लगीं। जुआंतियान दाओ संप्रदाय की भव्य संरचना सक्रिय हो गई, जिसने पूरे संप्रदाय को घेर लिया। अनगिनत शिष्य घबराकर इधर उधर देखने लगे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हर कोई घबराओ मत, कीमिया मंडप में कुछ हुआ है। कोई भी बेतरतीब हरकत मत करो, हॉल मास्टर्स की चीखें भीड़ में गूंज उठीं। कीमिया मंडप सैकड़ों मील चौड़े एक विशाल पहाड़ पर स्थित था। परिदृश्य में बिखरी कई भव्य इमारतें गायब हो गई थीं, उनकी जगह एक बड़ा छेद बन गया था। अन्य शिष्यों को हिलने डुलने से मना किया गया, लेकिन सिद्धार्थ उनमें से नहीं था। वह बेहतर तरीके से देखने के लिए दौड़ा। नष्ट हो चुके कीमिया मंडप को देखकर उसकी आंखें ठंडी हो गईं। जुआन मास्टर, टावर विभाग प्रमुख और लियू कैंग भी पहुंचे। सभी उच्च अधिकारी मौजूद थे। जुआन मास्टर की सामान्य रूप से उदासीन और इत्मीनान से रहने वाली अभिव्यक्ति अब भयावह रूप से काली हो गई थी। झाओ चांगटिंग, बताओ क्या हुआ? जुआन मास्टर ने अल्केमी पैवेलियन मास्टर को ठंडी निगाहों से देखा। यहां तक कि हत्या का इरादा भी उसके अंदर से बाहर आने लगा था। कीमिया मंडप जुआंटियन दाओ संप्रदाय की नींव थी। अंदर सैकड़ों कीमियागर और 1000 से ज्यादा शिष्य थे। इस भयानक विस्फोट ने कम से कम आधे कीमियागरों को मार डाला था और बाकी के ज्यादातर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हीलिंग हॉल वर्तमान में उन्हें बचा रहा था। यह शिष्य की लापरवाही थी। 2 शिष्य थे जिन्होंने पृथ्वी ज्वाला के बीज निकाले और परिणामस्वरूप मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन उन 2 पृथ्वी ज्वाला के बीजों ने अचानक विद्रोह करना शुरू कर दिया। वे फट गए और इससे अन्य पृथ्वी ज्वाला के बीज उनके साथ फट गए। कीमिया मंडप मास्टर ने चिंता के साथ कहा। सिद्धार्थ कोर क्षेत्र में भाग गया था और पृथ्वी की लपटों की आभा अभी भी मौजूद थी। उसने अंदर ही अंदर कोसा। उन्हें उसे देने के बजाय उन्हें इस तरह बर्बाद कर दिया गया था। पृथ्वी ज्वाला बीज के विस्फोट की शक्ति अत्यंत भयानक थी, खासकर जब यह भूमिगत विस्फोट हुआ। इसके अलावा कई पृथ्वी ज्वाला बीज विस्फोट कर चुके थे।
इस बात पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि इस तरह के विस्फोट में कितनी विनाशकारी शक्ति थी। सिद्धार्थ ने एक टूटी हुई बोतल का टुकड़ा उठाया। यह स्पष्ट रूप से एक ऐसी वस्तु थी जिसका उपयोग पृथ्वी ज्वाला के बीज को संग्रहित करने के लिए किया जाता था। इसमें एक बार जो पृथ्वी ज्वाला थी उसकी आभा अभी भी मौजूद थी। पृथ्वी ज्वाला के बीजों को धातु के उपकरणों के साथ संग्रहित नहीं किया जा सकता था। ऐसा करने से यह एक सहज शत्रुता महसूस करेगा और यह सहज रूप से धातु पर हमला करेगा। इससे न केवल उपकरण नष्ट हो जाएगा बल्कि पृथ्वी ज्वाला भी बच जाएगी। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो यह पृथ्वी ज्वाला बीज की ऊर्जा को तब तक खत्म कर देगा जब तक कि यह नष्ट न हो जाए। इसीलिए पृथ्वी ज्वाला के बीजों को विशेष बोतलों में संग्रहित किया जाता था जिनमें संरचनाएं मौजूद होती थीं। उन्हें आज्ञाकारी बनाए रखने का यही एकमात्र तरीका था। ऐसा लगता था कि वे अंदर सो रहे थे। हालांकि यह सिर्फ एक बोतल थी, लेकिन यह सामान्य बोतल की तरह नहीं थी। यह बिल्कुल विपरीत थी। खेती की दुनिया की बोतलें स्टील से भी ज्यादा मजबूत सामग्री से बनी होती थीं, जिससे वे बेहद मजबूत होती थीं। मुट्ठी भर टुकड़ा उठाकर उसने उसे सूंघा। कीमिया मंडप मास्टर सिद्धार्थ की हरकतें देखकर क्रोधित हुआ, लेकिन वह थोड़ा घबरा भी गया। आप वास्तव में बहुत क्रूर हैं। आपने वास्तव में बोतल पर एवरलास्टिंग फ्रॉस्ट हार्ट पाउडर लगाया। इसने बोतल को जंग लगा दिया और नग्न आंखों के लिए अदृश्य बर्फ ऊर्जा की एक परत फैला दी। जब कोई कीमियागर इसे छूता है तो बर्फ की ऊर्जा उनकी गोली की लौ को भड़का देगी, जिससे बोतल तुरंत टूट जाएगी। उसके बाद बोतल पर मौजूद बर्फ की ऊर्जा अंदर मौजूद पृथ्वी ज्वाला के बीज पर हमला करेगी। एक मूर्ख पृथ्वी ज्वाला बीज तब स्वाभाविक रूप से फट जाएगा और इससे अन्य भी फट जाएंगे। मुझे बताएं मंडप मास्टर, क्या आपने पृथ्वी ज्वाला के बीजों को बाहर निकालने के लिए जो शिष्य भेजे थे वे आपके सबसे उत्कृष्ट शिष्य थे? सिद्धार्थ ने आह भरी। कीमिया मंडप मास्टर ने क्रोधित होकर कहा, सिद्धार्थ, दूसरों की निंदा मत करो या बेतरतीब ढंग से अनुमान मत लगाओ। यह बस एक दुर्घटना थी। सिद्धार्थ ने उसकी ओर सहानुभूतिपूर्वक देखा। जुआन मास्टर के शब्द बिल्कुल सत्य थे। साधना जगत के लोग शक्ति के बारे में बहुत अधिक परवाह करते थे और अपने दिमाग का उपयोग करना नहीं जानते थे। सिद्धार्थ ने टुकड़ा उठाया। एवरलास्टिंग फ्रॉस्ट हार्ट पाउडर एक औषधीय घटक है, लेकिन इसका उपयोग फोर्जिन आइटम में भी किया जाता है। मुझे यकीन है कि फोर्जिन के अधिकांश शिष्य इसे पहचान लेंगे। क्या हमें फोर्जिन मास्टर को देखना चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस पर वास्तव में एवरलास्टिंग फ्रॉस्ट हार्ट पाउडर है। यह सिर्फ एक नजर से ही साफ हो जाता है। यह ठंडा करने के लिए फोर्जिंग में इस्तेमाल होने वाली आइस क्यूई को बाहर निकालता है। लेकिन जब यह आग की लपटों, खास तौर पर शक्तिशाली लपटों का सामना करता है तो आइस क्यूई हथियार के भीतर बंद हो जाएगी। यह बर्फ विशेषता वाले हथियार बनाने के सबसे प्राथमिक तरीकों में से एक है। मैं अपने सिर पर दाव लगाने को तैयार हूं कि इस बोतल के टुकड़े पर एवरलास्टिंग फ्रॉस्ट हार्ट पाउडर लगाया गया है, एक मजबूत लेकिन छोटे कद के बुजुर्ग ने कहा। यह सुनकर सभी के चेहरे पर भाव बदल गए। अभी अभी जो बोला था वह फोर्जिंग पैवेलियन मास्टर था। वह निश्चित रूप से बेतरतीब बकवास नहीं करेगा। झाओ चांगटिंग, क्या आपको नहीं लगता कि आपको मुझे स्पष्टीकरण देना चाहिए? जुआन मास्टर ने ठंडे स्वर में पूछा। जुआन मास्टर, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई निश्चित रूप से मुझे फंसा रहा है, मैं कीमिया मंडप मास्टर चिल्लाया। कोई बात नहीं, इतनी छोटी सी बात तो बहुत सरल है। जुआन मास्टर ने अपना हाथ हिलाया और अंतरिक्ष घूम गया। हवा में एक विशाल दर्पण दिखाई दिया। जब कीमिया मंडप मास्टर ने इस दर्पण को देखा तो वह तुरंत कागज की तरह पीला पड़ गया। दर्पण जल उठा और खंडहरों पर अपनी रोशनी बिखेरने लगा। आकृतियां आगे पीछे चमकती रहीं। आखिरकार खंडहरों के बीच से आग की लपटें फूट पड़ी। सिद्धार्थ चौंक गया। वह जो दृश्य देख रहा था वह कीमिया मंडप के विस्फोट के ठीक बाद हुआ था। पुनर्जन्म दर्पण वास्तव में समय को उलट रहा था ताकि जो कुछ हुआ था उसे फिर से दोहराया जा सके। लेकिन यह दृश्य बहुत ज्यादा सजीव था, जिससे यह बेहद चौंकाने वाला था। बहुत जल्दी वे एक ऐसे दृश्य में पहुंच गए जहां आग की लपटें बोतलों में वापस चली गईं और दो शिष्यों ने एक भूमिगत खजाना घर छोड़ दिया। क्योंकि सब कुछ पीछे की ओर जा रहा था, इसलिए चीजें अजीब लग रही थीं। इसके बाद एक काले वस्त्र पहने हुए आदमी खजाने के घर में दिखाई दिया। वह आकृति पृथ्वी ज्वाला के बीजों की बोतलों पर कुछ पारदर्शी तरल पदार्थ लगा रही थी। दृश्य पीछे की ओर जाता रहा जब तक कि उन्होंने कीमिया मंडप मास्टर को एक बुजुर्ग से बात करते नहीं देखा। दृश्य अचानक रुक गया। उन्होंने उस बुजुर्ग की सिर्फ पीठ देखी।
वह बहुत दुबला-पतला और बिल्कुल अजनबी था। जुआन मास्टर ने पुनर्जन्म दर्पण को याद किया और कीमिया मंडप मास्टर की ओर मुड़ा। झाओ चांगटिंग, मुझे नहीं पता कि उम्र के साथ तुम अपना दिमाग खो चुके हो या नहीं, लेकिन तुम कितने मूर्ख हो कि जुआनटियन दाओ संप्रदाय की दिव्य वस्तुओं की क्षमता को भूल गए। बोलो, तुमने मेरे कीमिया मंडप को क्यों नष्ट किया? भीड़ में लो फैन भी हैरानी से अल्केमी पैवेलियन मास्टर को देख रहा था। उसके साथ उसके संबंध अच्छे थे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना पागल होगा। हम कहने को कुछ नहीं है। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। कोई मुझे स्पष्ट रूप से फंसा रहा है। इसके अलावा, हालांकि मैं जुआनतियान दाओ संप्रदाय का मंडप मास्टर हूं, मैं पिल वैली का एक सम्माननीय अतिथि भी हूं। तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं इस मामले की रिपोर्ट पिल वैली में वापस करूंगा और वे स्वाभाविक रूप से मेरी बेगुनाही की गवाही देंगे। कीमिया मंडप मास्टर अचानक अडिग हो गया और वह जुआन मास्टर को देखकर ठंडी मुस्कान दी। पिल वैली? सिद्धार्थ को अचानक एक आकृति याद आई जिसे उसने बस एक पल के लिए देखा था और फिर गायब हो गई। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ऐसा लग रहा था कि इस घटना के पीछे का कारण काफी जटिल था। क्या आपने सोचा था कि पिल वैली आपकी सुरक्षा कवच होगी? आप गलत हैं। भले ही आप पिल वैली के सदस्य हों, लेकिन जो कोई भी जुआनतियान दाओ संप्रदाय के महत्वपूर्ण स्थान जैसे कि कीमिया मंडप को नष्ट करेगा और मेरे शिष्यों को मार डालेगा, उसे अपनी मौत से बचना मुश्किल होगा। जुआन मास्टर ने एक ताड़ का पेड़ बाहर फेंका। स्वर्ग और पृथ्वी बुरी तरह हिल गए। ऐसा लगा जैसे इस ताड़ के पेड़ ने पूरी दुनिया को भर दिया हो। सिद्धार्थ ने इसे जमीन पर गिरते हुए भी नहीं देखा था कि कीमिया मंडप मास्टर टुकड़ों में फट गया। यहां तक कि उसकी आत्मा भी बाहर नहीं निकल पाई। कीमिया मंडप मास्टर को एक ही हथेली से मारने के बाद जुआन मास्टर ने एक पल के लिए खंडहरों को देखा और फिर बिना कुछ कहे चले गए। उनकी अभिव्यक्ति भयावह रूप से काली थी। वह स्पष्ट रूप से क्रोधित थे। लियू कैन पीछे रह गया और लोगों को सफाई करने के लिए बुला लिया। आखिरकार नीचे औषधीय गोलियों का एक भंडार था। वह यह देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह कुछ बचा सकता है, लेकिन उसे यह देखकर निराशा हुई कि जो गोलियां गोदाम में होनी चाहिए थीं, वे सब गायब हो चुकी थीं। कीमिया मंडप मास्टर की स्थानिक अंगूठी भी गायब हो चुकी थी। सैकड़ों सालों की उनकी बचत भी ऐसे ही गायब हो गई थी। इससे सभी के चेहरे पर भाव बदल गए। कीमिया मंडप मास्टर ने सभी औषधीय गोलियों को गुप्त रूप से नष्ट करके वास्तव में क्रूर कार्य किया था। अब उन्हें समझ में आया कि जुआन मास्टर इतने क्रोधित क्यों थे। औषधीय गोलियां साधना जगत में किसी भी संप्रदाय की नींव होती हैं। अब जबकि कीमिया मंडप नष्ट हो गया है और उनका स्टॉक खत्म हो गया है, बिक्री के लिए 10,000 गोली हॉल में संग्रहित कुछ औषधीय गोलियां केवल 1 या 2 महीने तक ही दाओ संप्रदाय जैसे विशाल अस्तित्व को बनाए रख पाएंगी। लो फैन उदास भाव से चला गया। जुआन मास्टर ने मौके पर ही कीमिया मंडप मास्टर को मार डाला था, जिससे उसे सहानुभूति महसूस हुई। जब वह पहली बार एल्डर हॉल के खिलाफ गया था तो उसने कीमिया मंडप के साथ गठबंधन किया था। अब लियू कैन वाइस जुआन मास्टर था और वह अकेला था। उसका दुश्मन एक ऐसा अस्तित्व था जिसे वह केवल देख सकता था, जबकि उसका सहयोगी पागल हो गया था और उसने बिना किसी कारण के जुआनटियन दाओ संप्रदाय की नींव को नष्ट कर दिया था। अब जबकि कीमिया मंडप नष्ट हो चुका था, जुआनतियान दाओ संप्रदाय अत्यधिक संकट की स्थिति में था। औषधीय गोलियों की आपूर्ति एक घातक मुद्दा बनने वाली थी, जो संभवतः संप्रदाय के पूर्ण पतन का कारण बनेगी। लुओ फैन के विदा लेते हुए चेहरे को देखते हुए सिद्धार्थ सोच में डूब गया। यह सब इतना अचानक हुआ था कि वह लगभग प्रतिक्रिया नहीं कर सका। उसे अभी भी लगा कि यह मामला अजीब है। अभी लियू कैन लोगों से कीमिया मंडप के अवशेषों को साफ करने और खोजने के लिए कह रहा था, ताकि पता चल सके कि क्या उन्हें कुछ मूल्यवान मिल सकता है। हालांकि गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कुछ उपकरणों के अलावा वहां कोई और मूल्यवान वस्तु नहीं बची थी। अच्छा नहीं, उप संप्रदाय गुरु, हमारे औषधीय क्षेत्र, वे भी नष्ट हो गए हैं। हजारों मील के औषधीय क्षेत्र बंजर हैं। क्या? सभी लोग गुस्से में औषधीय खेतों की ओर भागे। जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मूल रूप से फलते फूलते खेत साफ हो चुके थे। जमीन झुलस चुकी थी और सभी कीमती औषधियां राख में बदल चुकी थीं। वह कमीना झाओ चांगटिंग, जुआन मास्टर ने उसे मारकर बहुत आसानी से छोड़ दिया। हर कोई गुस्से से भर गया। लियू कैन के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। कीमिया मंडप नष्ट हो चुका था और साथ ही उनकी औषधीय गोलियां भी नष्ट हो चुकी थीं। अब से जुआनतियान दाओ संप्रदाय को बाहर से बड़ी मात्रा में गोलियां खरीदनी पड़ेंगी।
लेकिन जुआंटियन दाओ संप्रदाय समृद्ध नहीं था और हाल के वर्षों में हालात मुश्किल हो गए थे। कीमिया मंडप मास्टर का यह झटका जुआंटियन दाओ संप्रदाय के लिए बहुत घातक साबित होगा। कीमिया मंडप मास्टर की हत्या के 3 दिन बाद पिल वैली के वस्त्र पहने लोगों का एक समूह जुआंतियान दाओ संप्रदाय में पहुंचा।